हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस परिवार में जिसका नाम है जीके जीएस बाई अमित पांडे। खासा आज के दिवस की जब बात की जाए तो आज के दिवस में जिस एक पहलू पे हम चर्चा करने वाले हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आप भी जानते हैं कि विषय संकल्पना में खास करके जिस एक बिंदु पे हमारी चर्चा हो रही है वो राज्य स्पेशल परीक्षाओं को आधारित करते हुए आपको देखने को मिलता है। तो राज्य के संबंध में अगर देखा जाए तो कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करी जाए, उसके लिए आपको हम कनेक्ट करें। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कल के प्रश्नों को दोहराव कर लेते हैं। वैसे कल तो कोई प्रश्न हुआ नहीं था, सैटरडे को थ्योरी का सेशन हुआ था, तो उसमें तो कोई बात ही नहीं बनती है। सैटरडे का थ्योरी का सेशन हुआ था तो आज फ्रेश माइंड से कुछ नए नए प्रश्नों के साथ हम चर्चा करते हैं, अपने विषय की शुरुआत करते हैं। एक काम जरूर करेगा आप लोग, अगर इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाकी अपने दोस्तों मित्रों के पास इसे साझा भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की इसी बिंदु इसी पहलू के साथ कि सरस्वती महाभागे विद्या कमल लोचने विद्या रूपे विशालाक्षी विद्या देही नमोस्तुते। माँ बागदेवी का शायद इस तरीके से प्राप्त हो ताकि नित्य नई ऊंचाइयों को आप लोग अचीव करें, यही सदैव से हमारा मानना होता है। ठीक है, चलेगा। विषय संकल्पना में शुरुआत करते हैं पहले बिंदु के साथ। लेकिन उससे पहले जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि आज के दिवस से आपकी पहली क्लास चालू हो गई है और बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूजन था कि क्लास होगी कि नहीं होगी। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, 2-4 मिनट का विलम्ब हुआ था, लेकिन आज आपकी पहली क्लास हो गई है जिसके अंदर हमने सिलेबस वगैरह के बारे में एक विधिवत चर्चा की, क्या हमारी प्लानिंग है, कैसे कैसे आपकी क्लासेज होंगी। तो इसके लिए खासा ध्यान रखिएगा। यूपीजी के स्पेशल बैच की जब बात की जाए जिसका पूरा पैटर्न है केवल 99 रुपये में। जैसा कि आपको बताया कि आज से 1 अप्रैल से आपकी क्लास भी शुरू हो गई है। एप्लीकेशन का नाम है जीके जीएस बाई अमित पांडे। पूर्व में हमने बता रखा है कि इस पर डेली लाइव आपकी क्लासेज मिलेंगी, 1 साल की वैलिडिटी होगी, 1000 से ज़्यादा प्रश्न होंगे। यूपी जीके की एक बुक मिलेगी, हस्तलिखित नोट होगा, क्लास की पीडीएफ होगी और डाउट सेशन जो होगा वो भी आपके सम्मुख यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस संदर्भ को ध्यान रखिएगा कि यह बैच आपका जो 99 रुपये का है, आज से इसकी क्लासेज वगैरह भी चालू हो गई हैं। टाइमिंग आपको बता दें, अगर जिन लोगों को नहीं पता है विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, शाम के 3 से 4 बजे तक। ठीक है, तो शाम 3 से लेकर के 4 बजे तक ये आपकी इसकी टाइमिंग भी निर्धारित करी गई है। ठीक है, चलिएगा आज के क्रम में जुड़ते हैं पहले प्रश्न के साथ। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस एक शहर को हम लोग क्या कहते हैं, सुरमा नगरी के रूप में जानते हैं। आज सुरमा नगरी की जब बात की जाए तो सुरमा नगरी के रूप में किसका नाम देखने को मिलता है? सुरमा नगरी की जब बात की जाए तो सुरमा नगरी के रूप में किसका हम नाम ले पाते हैं? खासा अगर देखा जाए तो यह नाम देखने को मिलता है सुरमा नगरी। बेसिक अगर देखा जाए तो इसका संबंध क्या होता है, ये हमें देख मिलता है बरेली के रूप में, फिरोजाबाद के रूप में, रामपुर के रूप में या फिर आपके कन्नौज के रूप में। कौन सा नाम यहाँ पे आपको देख मिलता है? कौन सा नाम प्रमुख रूप से देख मिलता है? कब तक ले सकते हैं, ऐसा कोई बाध्यता नहीं है। ठीक है, वो फिक्स है, जब भी आपका मन होगा तभी आप लें। लेकिन ये थोड़ा सा सीन होता है जैसे अब आपकी क्लास चालू हो गई तो 4-6 क्लास हो जाती है तो फिर दिक्कत हो जाती है कि हम पीछे का कवर करें फिर ये आगे का कवर करें, बस यही दिक्कत होती है। बाकी तो ऐसा कोई सीन नहीं है, आपका जब मर्जी हो तभी लें। ठीक है, उसमें कोई बाध्यता नहीं है और उसमें कोई फ्लक्चुएसन भी नहीं आनी है, हम बार बार कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपको लगे कि अच्छा हाँ जून की गर्मी आने वाली है तो कोई डिस्काउंट, ऐसा कुछ नहीं है। पूर्णतः इस पर डिस्काउंट ही है। मतलब कह सकते हो कि यही जो सर्वर कास्ट वगैरह आती है उसी को केवल कंक्लूड किया गया है। हमने अपने मेहनतानी को बिल्कुल जीरो रखा है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। अभी हमारा एक ही पैटर्न है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को क्या किया जाए, बिल्कुल जितनी हमारी क्षमता है वहाँ तक दिया जा सके, बस यही एक आधार है। तो उसमें कमी बेबसी भी नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई 10 दिन बाद लेगा तो उसके लिए 202 रुपये का हो जाएगा और कोई 10 दिन बाद लेगा तो उसके लिए 55 रुपये का होगा, नहीं, सीधे एक ही प्राइस है 99 रुपये। बहुत सोच समझ के रखी गई है। सुरमा नगरी की जब बात की जाए तो सुरमा नगरी के रूप में हम किसका नाम ले पाते हैं? तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो आज हमारे यूपी में कई सारे नाम आपको मिलते हैं। खासा अगर देखा जाए तो कन्नौज को हम लोग क्या कहते हैं? कन्नौज को हम लोग इत्त नगरी के रूप में जानते हैं। इत्त नगरी के अलावा अगर देखा जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नगर श्री का नाम देते हैं, नगर श्री। नगर श्री के अलावा अगर देखा जाए तो इसको हम महोदया भी नाम देते हैं। महोदया के अलावा अगर देखा जाए तो इसको हम नगर महोदय का भी नाम देते हैं। ठीक है, तो नगर महोदय, नगर श्री, महोदया, इत्त नगरी। इवन आप कह सकते हो कि इस दशा में खास करके अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे मुख्य रूप से आप कह सकते हो कि इसमें संदर्भों को आधारित करते हुए अगर देखा जाए तो आप कह सकते हो इसको हम अगरबत्ती नगरी के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, अगरबत्ती नगरी की जब बात की जाए तो अगरबत्ती नगरी के लिए भी इसका नाम लिया जाता है। ठीक है, अगरबत्ती नगरी के रूप में। हाँ हाँ,
अगर इसकी बात की जाए तो इसको पूरब का ग्रास भी कहते हैं। 99 में जीएसटी और आपका टैक्स गूगल प्ले। देखो हमें थोड़ी ना बचाना है अभी, सीधे शब्दों में हमने प्रॉफिट के लिए नहीं चालू किया, हम बार बार कह रहे हैं कि इसका जितना लागत था उसी को हमने वहाँ पे निर्धारित किया है, ठीक है। तो आप उसके लिए परेशान मत होइए। अभी हमारे अंदर केवल एक क्षमता है कि हम अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाएँ, ठीक है। जिस दिन कमाने की बात आएगी फिर तो भाई रखा जाएगा पैसा, ठीक है। अभी केवल एक मंतव्य है कि हम अपने बच्चों को जो भी दे पाएँ, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना था कि भाई एक आधार होना चाहिए। अच्छा, अब ये कहेंगे कि आप एप्लीकेशन पे क्यों पढ़ाए, यूट्यूब पे क्यों ना पढ़ाए फ्री, उसके पीछे भी एक लॉजिक है। ऐसी बात नहीं है, क्लास में भी हम करते हैं विधिवत तरीके से और फ्री भी हम कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा एक सीन होता है, यूट्यूब की कुछ पॉलिसी होती हैं, ठीक है। तो यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ों को हम डिलीवर ना कर सकते। और दूसरा क्या होता है, यहाँ पे एक बड़ा मुद्दा ये होता है कि अगर कोई चीज़ फ्री मिलती है ना तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो कोई चीज़ जब आपको फ्री में मिलती है बिल्कुल ना, तो उसको आप वैल्यू नहीं देते हो, आप उस पर कुछ भी नॉमिनल चार्ज करो। ये बिल्कुल सत्य बात है। ये हमारी एक मेंटेलिटी होती है, एक मानसिकता होती है कि कोई 5 रुपया हो, कोई 10 रुपया हो या 20 रुपया हो, जो भी आप पे कर लेते ना, तो फिर आपके दिमाग में वो वैल्यू चलती रहती है कि अरे हमने इसके लिए इतना पे किया है, इसका मतलब हमें क्या करना होगा, सिंसियर होकर के उसके ऊपर आशित होना होगा। तो बस यही एक आधार है और कुछ नहीं, ठीक है। खैर, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कन्नौज को हम लोग क्या कहते हैं, इत्र नगरी, नगर श्री महोदय, नगर महोदय, अगरबत्ती नगरी, ये सब आपको दिख मिलते हैं। मुख्यतः अगर देखा जाए तो इसी परिप्रेक्ष्य में जैसा कि आपने बताया कि इसके बारे में खास करके पूरब का ग्रास, पूरब का ग्रास भी इस नगर को कहा जाता है। देखा जाए तो यहीं पर आपने इसके बारे में सुना होगा, किसके किनारे, गंगा नदी के किनारे ये आपको दिख मिलता है। इवन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, राम गंगा नदी जो है, राम गंगा नदी की जब बात की जाए तो राम गंगा नदी क्या करती है, यहीं पर गंगा नदी से आके मिल भी जाती है, ठीक है। तो राम गंगा नदी की जब बात की जाए तो राम गंगा नदी क्या करती है, गंगा नदी में आके यहाँ पे मिल जाती है। आगे की जब बात की जाए तो यहाँ ध्यान रखिएगा, रामपुर, रामपुर की जब बात की जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम अपने यहाँ पे नवाबों की नगरी भी कहते हैं, नवाबों की नगरी भी कहा जाता है, ठीक है। नवाबों की नगरी कही जाती है। और इसी रामपुर की जब बात की जाए तो इसी रामपुर को हम लोग क्या बोलते हैं, कैंची और चाकू की नगरी भी कहते हैं, ठीक है। कैंची चाकू की जब बात की जाए तो कैंची चाकू नगरी के रूप में इसका नाम लिया जाता है। हमारे यहाँ पे आपने सुना होगा किसके बारे में, फिरोजाबाद के बारे में। फिरोजाबाद किसके लिए जानी जाती है, तो ये आपके सुहाग नगरी के लिए जानी जाती है। और सुहाग नगरी के अलावा अगर देखा जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, चूड़ी नगरी की भी संज्ञा दे देते हैं, ठीक है। तो चूड़ी नगरी, सुहाग नगरी, इवन आपने कई बार सुना होगा किसके बारे में, कांच नगरी के रूप में, ठीक है। तो कांच नगरी की जब बात की जाए तो कांच नगरी का भी एक नाम यहाँ पे आपको दिख मिलता है, ठीक है। तो इस दशा में ध्यान रखिएगा। अब बचा कौन सा, सुरमा। सुरमा की जब बात की जाए तो सुरमा के लिए आपका बरेली आपका काफ़ी फेमस माना जाता है। बरेली की जब बात की जाए तो बरेली के बारे में आपने कई बार सुना होगा। बरेली के संदर्भ में पहली बात तो बरेली बांस और बेत की नगरी बोली जाती है। बांस और बेत की जब बात की जाए तो बांस और बेत की नगरी के रूप में जानी जाती है। इसी बरेली की जब बात की जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, सुरमा नगरी के रूप में नाम देते हैं। और इसकी जब बात की जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाथ नगरी के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। तो नाथ नगरी की जब बात की जाए तो इसका भी नाम ध्यान रखिएगा। मुख्यतः अगर देखा जाए तो आज बरेली के बारे में आपने सुना होगा, किसके बारे में, सबसे पहली बात तो अगर कहा जाए तो यहाँ पे आपने सुना होगा किसके बारे में, आंवला के बारे में। आंवला में क्या है, आंवला की जब बात की जाए तो आंवला में एक इफ़को संयंत्र सेंटर आपको देख मिलता है। आंवला की जब बात की जाए तो आपने भरतौल का नाम सुना होगा। भरतौल इसी बरेली में ही पड़ता है, जिसके पास क्या है, अपना आरओ प्लांट, जो आरओ गांव के रूप में आपका चिन्हित किया गया है। और इसी बरेली की जब बात की जाए तो इसी बरेली में ही आपने सुना होगा खास करके यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक नाम आपने सुना होगा, बेसिकली अगर देखा जाए तो प्लास्टिक सड़क के रूप में, ठीक है। तो प्लास्टिक सड़क की जब बात की जाए तो पहली हमारी यूपी की जो एक प्लास्टिक सड़क बनाई जा रही है वो भी कहाँ पे, तो वो भी आपके इसी बरेली में है। तो बरेली की जब बात की जाए तो इन सब का नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सब नाम आपको आंवला प्रतापगढ़ में, आंवला खाने की चीज़ जो है, ठीक है, आपको जानकारी के लिए बता दें, आंवला नगरी की जब बात की जाए तो आंवला नगरी जो है वो प्रतापगढ़ है। क्योंकि जो आपका खाने वाला आंवला होता है, बेसिक आप कह सकते हो, जिससे क्या होता है, आप लोग कैंडी वगैरह बनाते हैं या च्यवनप्राश वगैरह, तो वो आंवला नगरी जो है वो आपके प्रतापगढ़ में है। इस आंवला की जब बात की जाए तो ये एक लोकेशन है, बेसिकली आप कह सकते हो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक आपको इफ़को की फैक्ट्री देख मिलती है। मतलब आप कह सकते हो कि हमारी यूपी में एक उर्वरक सड़क होती है,
तो उर्वरक सड़क की जब बात की जाए तो उर्वरक सड़क मतलब आप कह सकते हो, सॉरी उर्वरक सड़क कह रहे हैं, उर्वरक फैक्ट्री मतलब जिसमें क्या होता है विभिन्न प्रकार के जो आपके फर्टिलाइजर वगैरह होते हैं वह यहाँ पे आपका बनाया जाता है। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से अकबर के जो दीवान थे टोडरमल, अगर इनकी बात की जाए तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ? टोडरमल की जब बात की जाए तो टोडरमल का जन्म कहाँ पे हुआ था? विटामिन सी मिलता है, हाँ। चलो, यहाँ पे अगर देखा जाए तो टोडरमल की जब बात की जाए तो टोडरमल का जन्म हमारे उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य आपको देखने को मिल जाता है। नाम की जब बात की जाए तो ये नाम सम्मिलित हो जाता है। ठीक है, टोडरमल की जब बात की जाए तो टोडरमल का संबंध हमें देखने को मिलता है। आज यूपी के परिप्रेक्ष्य अगर देखा जाए तो टोडरमल का संबंध कहाँ से है? हाँ, प्रयागराज में क्या प्रसिद्ध है? तो प्रयागराज में आपका अमरूद प्रसिद्ध है वहाँ का। ठीक है, चलिए टोडरमल की जब बात की जाए तो टोडरमल का संबंध क्या है? बेसिकली आप भी जानते हैं अकबर के बारे में हमने कई बार बताया कि अकबर के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे। ठीक है, और नवरत्नों की जब बात की जाए तो कुछ लोग ऐसे थे जो हमारे यूपी से समित थे। जैसे नामों की जब बात की जाए तो एक नाम आपने कई बार सुना टोडरमल के बारे में। अब ये टोडरमल बेसिकली हैं क्या? टोडरमल की जब बात की जाए तो उन्होंने क्या किया है? इन्होंने हमारे यहाँ पर एक दहसाला पद्धति होती है, दहसाला पद्धति किसको आधारित करते हुए? भू राजस्व को आधारित करते हुए। तो भू राजस्व विधा की जब बात की जाए तो भू राजस्व विधा में दहसाला पद्धति मानी जाती है और उसके लिए टोडरमल का नाम चिन्हित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे नाम ध्यान रखिएगा किसके बारे में, खास करके ये समित होते हैं आपके सीतापुर से। तो सीतापुर की जब बात की जाए तो सीतापुर से इनका नाम ध्यान रखिएगा। इन्होंने दहसाला पद्धति लगाया था और भू राजस्व के संबंध में इनका नाम देख मिलता है। ठीक है, कई बार आपने सुना होगा यहाँ पे एक नाम और ध्यान रखिएगा बीरबल के बारे में। बीरबल की जब बात की जाए तो बीरबल का संबंध क्या होता है? बीरबल की जब बात की जाए तो बीरबल के बारे में आपने कई बार सुना होगा। पहली बात तो इनका बचपन का नाम महेश बाबू, और नाम के परिप्रेक्ष्य देखा जाए तो इनका संबंध कहाँ से है? तो ये जालौन में आपको देख मिलते हैं। ठीक है, जालौन की जब बात की जाए तो यूपी का जो जालौन जिला है, खास करके कालपी नाम का लोकेशन, तो वहाँ पे इनका जन्म है। कालपी कई बार परीक्षा में पूछा गया किस नदी के किनारे स्थित है? तो ध्यान रखिएगा यमुना नदी के किनारे। मुख्यतः अगर देखा जाए तो महेश बाबू के परिप्रेक्ष्य ध्यान रखिएगा, ये एकमात्र हिंदू थे जिन्होंने क्या किया था, जो अकबर के द्वारा शुरू किया गया एक धर्म था। ठीक है, कई बार आपने सुना होगा दीन ए इलाही। तो दीन ए इलाही की जब बात की जाए तो दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाले यह एकमात्र हिंदू के रूप में जाने जाते हैं। मुख्यतः अगर देखा जाए तो आप भी जानते आगे चल करके ये जब गए थे कहाँ पे, खास करके कह सकते हो कि अफगानिस्तान लोकेशन में, तो वहाँ से वापस आ रहे थे तो उस दशा में एक वर्ग आता है यूसुफ जाई। तो यूसुफ जाई की जब बात की जाए तो यूसुफ जाइयों के द्वारा इनको क्या किया गया था? पाकिस्तान की जब बात की जाए तो पाकिस्तान में एक जगह पड़ता है स्वात घाटी, तो स्वात घाटी में इनको मार दिया गया था। तो इनकी जो डेथ हुई थी वो पाकिस्तान में हुई थी, बेसिकली पाकिस्तान के अंदर स्वात घाटी, जो कश्मीर नहीं है, तो कश्मीर का जो हिस्सा हमारे पास है और एक हिस्सा जो पीओके के रूप में जाना जाता है, उनका नाम आपके पाक के परिप्रेक्ष्य स्वात घाटी के रूप में जाना जाता है। तो वहीं पर यूसुफ जाइयों के विरोध को दबा करके आ रहे थे तो उस दशा में विद्रोहियों ने इनको मार दिया था। तो बीरबल और टोडरमल। अच्छा, इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपने नाम सुना होगा किसके बारे में? शेख फैजी और अबुल फजल, ये भी यहीं से समेत आपके माने जाते हैं। इनका संबंध कहाँ से था? तो यह आपको देख मिलते हैं हमारी यूपी में आगरा से। बेसिकली अगर देखा जाए तो इनके द्वारा काम क्या किया गया है, तो ये एक कवि और चिकित्सक के रूप में जाने जाते हैं। मुख्यतः अगर देखा जाए तो इनका संदर्भ क्या है, तो एक पुस्तक आपने कई बार सुना होगा अकबरनामा। ठीक है, अकबरनामा और एक पुस्तक और खास करके जिसको हम नाम देते हैं आइन ए अकबरी। तो आइन ए अकबरी और अकबरनामा जो नाम की पुस्तक है वो इनके द्वारा बेसिकली लिखी गई है। टोडरमल के परिप्रेक्ष्य ध्यान रखिएगा, चूंकि आजकल लेखपाल का नाम काफ़ी चर्चा में रहता है, तो टोडरमल का संबंध ध्यान रखिएगा क्योंकि इनके नाम से हरदोई की जब बात की जाए तो हरदोई में क्या है, एक सरकार के सहयोग से प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया गया है। क्योंकि टोडरमल हमारे यूपी से समेत एक बड़े महान व्यक्ति थे और टोडरमल की जब बात की जाए तो इन्होंने राजस्व व्यवस्था को डेवलप करने के लिए अच्छा कार्य किया और इसी कारण से इन्हीं के सम्मान में हरदोई में जो हमारे यहाँ पर कह सकते हो कि ये लेखपाल वगैरह का चयन होता है तो उनके लिए क्या है, एक सेंटर भी स्थापित किया गया है। ठीक है, तो एक सेंटर आपके हरदोई में पड़ता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सीतापुर, वैसे सीतापुर की जब बात की जाए तो इसकी प्रसिद्धि क्यों है? क्योंकि यहाँ पे नैमिषारण्य देख मिलता है और नैमिषारण्य के अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको चक्र तीर्थ देख मिलता है, चक्र तीर्थ।
और चक्रतीर्थ के अलावा अगर देखा जाए तो अभी आपने देखा होगा किसके बारे में, खास करके यहाँ पे वैदिक शोध संस्थान, ठीक है। तो वैदिक शोध संस्थान की जब बात की जाए तो वैदिक शोध संस्थान जो है वो भी आपके इसी सीतापुर में डेवलप किया गया है, ठीक है। आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है। अब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जब बात की जाए तो इसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई है। हाँ, सीतापुर की जब बात की जाए तो हमने जब जनगणना किया था तो ये भी बताया था कि सबसे ज़्यादा एससी आबादी जो है वह आपके सीतापुर में पड़ती है। अब यहाँ पे इसका सही जवाब क्या होगा, खास करके अगर देखा जाए तो इसका संबंध क्या होगा। आज उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है। हाँ, महर्षि दधीची, बिल्कुल आप लोगों का कहना बिल्कुल सत्य है। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जब बात की जाए तो यह नाम आपको दिख मिलता है 1916, 1989, या आप कह सकते हो 1987 या फिर आपके 1920 में। तो मुख्य रूप से आपने सुना होगा किसके द्वारा, हमारे यहाँ पे जब बात की जाती है मोहम्मडन 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 एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज, अगर इनकी बात की जाए तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज। अगर इनकी बात की जाए तो ये नाम ध्यान रखिएगा। मुख्य रूप से किस लिए जाने जाते हैं, तो ये विद्यालय जो स्थापित किया गया था हमारे यहाँ पर खास करके विज्ञान और विज्ञान के अलावा अंग्रेजी जो शिक्षा होती है उसको आधुनिक युग में कह सकते हो कि जो हमारे यहाँ पर एक मुस्लिम कम्युनिटी होती है जो खास करके केवल उर्दू और फारसी भाषा पढ़ती है, तो उन्हें कहा गया कि भाई विज्ञान और अंग्रेजी आधुनिक विषय है, उसे आप पढ़िए तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, मुख्य धारा में शामिल हो सकते हैं। तो इसकी जब स्थापना की गई थी तो यह स्थापित किया गया था 1875 में, लेकिन आगे चल करके इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया और इसका नाम अब परिवर्तित हो गया 1920 में। किसके सहयोग से, क्योंकि सर सैयद अहमद खान की जब बात करें तो सर सैयद अहमद खान का नाम आता है, जिनके प्रयास स्वरूप क्या किया गया, यह आपका विद्यालय स्थापित किया गया। तो सर सैयद अहमद खान के परिणाम स्वरूप 1920 में इसका नाम ध्यान रखिएगा। हालांकि अभी हाल फिलहाल की घटनाओं की जब बात की जाए तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये हमारी यूपी का क्या है, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। वर्तमान इसकी अवस्थिति कहाँ पे है, तो वर्तमान में ये आपके अलीगढ़ जिले में पड़ता है। कहाँ पे, अलीगढ़ की जब बात की जाए तो अलीगढ़ में इसकी अवस्थिति दिख मिलती है। अच्छा, अलीगढ़ की जब बात की जाए तो अलीगढ़ में क्या और भी विद्यालय हैं, बिल्कुल हैं। अलीगढ़ की जब बात की जाए तो अभी आपने सुना होगा किसके बारे में, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, ठीक है। तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह की जब बात की जाए तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह का नाम देने का, इनके नाम से भी क्या किया गया है, एक आपका विद्यालय स्थापित किया जा रहा है। और डीएस कॉलेज तो है ही है, ठीक है। तो अलीगढ़ की जब बात की जाए तो अलीगढ़ में क्या होता है, अलीगढ़ में ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पे एक विद्यालय स्थापित किया जा रहा है। और खास अगर देखा जाए तो बिल्कुल आपने सीखा, अलीगढ़ की जब बात की जाए तो इसको हम ताला नगरी के रूप में जानते हैं। किस रूप में, ताला नगरी की जब बात की जाए तो ताला नगरी के रूप में जाना जाता है। अलीगढ़, आज ध्यान रखिएगा, इसको एनसीआर में शामिल करने का प्रस्ताव भी रखा गया है, ठीक है। तो एनसीआर में शामिल करने का जो एक प्रस्ताव है वह किससे होता है, तो ये आपके अलीगढ़ के रूप में रखा गया है। तो अलीगढ़ की जब बात की जाए तो अलीगढ़ के रूप में जाना जाता है। वैसे अलीगढ़ में एक कह सकते हो नया शहर वगैरह भी बसाने की बात चल रही थी, अभी पूर्णतः तो नहीं, लेकिन इसको भी बसाने की बात चली है। अलीगढ़ बेसिक आप भी जानते हैं किस नाम से जाना जाता है, तो इसका एक नाम होता है खास करके आज के बोलचाल में हरिगढ़। हरिगढ़ क्यों कहते हैं, क्योंकि आपने कई बार सुना होगा स्वामी हरिदास, क्या बोलते हैं, स्वामी हरिदास। तो स्वामी हरदास की जन्मस्थली भी मानी जाती है। तो स्वामी हरदास का जो जन्म है वह आपको यहीं देख मिलता है। और इस परिप्रेक्ष्य में अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर क्या होता है, हरदास के परिप्रेक्ष्य में यह नाम देखने को मिल जाता है, ठीक है। आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है कि संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में एक संस्कृत संस्थान की स्थापना की। अब देखा जाए तो यह नाम आपको देख मिलता है। दिल्ली एनसीआर में यूपी के 8 जिले हैं, 4 जिले प्रस्तावित किए गए हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। संस्कृत संस्थान की जब बात की जाए तो यह आपको स्थापित देखने को मिल जाता है। जानू जी जा रहे हो, अच्छा ठीक है। इनके लिए तो एक का गाना है ना, तू मेरा जानू है तू मेरा दिलवर, मेरे प्रेम ग्रंथ के पन्नों पर अपनी कहानी अधूरी है, ठीक है। तो जानू जी ऐसे ना जाया करें, ठीक है। कोई समस्या है तो विधिवत तरीके से जाएं। हाँ, एक काम जरूर करेगा कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बाकी क्लास को भी लाइक करते हुए अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा करिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम किसकी बात करें, यूपी के परिप्रेक्ष्य में प्रचार प्रसार संस्कृत भाषा। खासा अगर देखा जाए तो इसका संबंध क्या होगा,
ये होगा 1974, 1975 या 1976 या फिर आपके 1977 में। यह नाम आपको दिख मिलता है। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो यह नाम प्रमुख रूप से सम्मिलित हो जाता है। संस्कृत भाषा, बेसिक अगर देखा जाए तो ध्यान रखिएगा, हमने संस्कृत भाषा और संस्कृत के अलावा हिंदी भाषा दोनों के प्रमोशन के लिए क्या किया है, आप कह सकते हो कि अलग अलग संस्थानों की स्थापना कर रखी है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर हिंदी भाषा के लिए भी और संस्कृत भाषा के लिए भी आपका संस्थान देखने को मिल जाता है। और इन दोनों की जब बात की जाए तो इन दोनों का संदर्भ कहाँ से होता है, तो ये मुख्य रूप से आप भी जानते हैं, यह 1974 में आपका स्थापित किया गया, सॉरी 1976 की जब बात की जाए तो 1976 में ये आपका स्थापित किया गया है। वैसे राज्य के परिप्रेक्ष्य अगर देखा जाए तो आपने कई बार सुना होगा, खास करके हमारे यहाँ पर के.एम. मुंशी के नाम पे, के.एम. मुंशी के नाम पे एक आपको केंद्रीय हिंदी संस्थान देख मिलता है। तो केंद्रीय हिंदी संस्थान की जब बात की जाए तो ये कहाँ पे देख मिलता है, तो यह आपसे कई बार पूछा गया है, ये आगरा में पड़ता है। तो आगरा के अंतर्गत के.एम. मुंशी के नाम पे केंद्रीय हिंदी संस्थान पड़ता है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा की जब बात की जाए तो इसके लिए ध्यान रखिएगा, खास करके हिंदी और संस्कृत भाषा का जो एक संस्थान होता है वह 1976 में स्थापित किया गया। कहाँ पे, आपके राजधानी लखनऊ में। ठीक है, तो राजधानी लखनऊ की जब बात की जाए तो राजधानी लखनऊ में यह आपको दिख मिलता है। वैसे राज्य की जब बात की जाए तो राज्य के परिप्रेक्ष्य और चीज़ें ध्यान रखिएगा, जैसे आपने कई बार सुना होगा हमारे यहाँ पर एक तिब्बती भाषा शोध संस्थान है, तिब्बती भाषा शोध संस्थान, ये कहाँ पे दिख मिलता है, तो तिब्बती भाषा शोध संस्थान की जब बात की जाए तो ये आपके बनारस में पड़ता है। इसी बनारस की जब बात की जाए तो बनारस के अंतर्गत ध्यान रखिएगा, कई बार आपने सुना होगा किसके बारे में, भोजपुरी भाषा। ठीक है, तो भोजपुरी भाषा की जब बात की जाए तो भोजपुरी भाषा का भी नाम ध्यान रखिएगा, यह संस्थान कहाँ पे है, ये भी आपके इसी बनारस में पड़ता है। नाम की जब बात की जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा, हमारी यूपी के अंतर्गत ही, खास करके जब हम भाषा की बात करें तो आपने संविधान के बारे में कई बार सुना होगा। संविधान की जब बात की जाए तो संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, ठीक है, संविधान की जो आपकी 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची की जब बात की जाए जिसमें आपका अनुच्छेद है 343 से लेकर के 351, खास करके अगर देखा जाए जो क्या करता है, आपके संरक्षित करता है भाषा के बारे में। और भाषा की जब बात की जाए तो भाषा के परिप्रेक्ष्य ये बताई जाती है कि हमारे संविधान में क्या है, हमारे संविधान में कुल 22 भाषाओं के बारे में जिक्र मिलता है। खास ध्यान रखिएगा, 14 सितंबर की जब बात की जाए तो इसको हम किस रूप में जानते हैं, ये हमारे यहाँ पर हिंदी दिवस के रूप में आपका आयोजित किया जाता है, हिंदी दिवस। खासा ध्यान रखिएगा, एक बिंदु और आता है, कई बार आपने सुना होगा भाषा आयोग के बारे में। ठीक है, भाषा आयोग की जब बात की जाए तो भाषा आयोग का भी नाम आपको दिख मिलता है। भाषा आयोग की जब बात की जाए तो ये हमारे यहाँ पर पहली बार स्थापित किया गया था 1955 में। ठीक है, 1955 की जब बात की जाए तो 1955 में स्थापित किया गया था। ये चूँकि राष्ट्रपति के द्वारा बनाया जाता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। और पहली बार जो बना था वो बना था किसके अध्यक्षता में, तो वह नाम था बीजी खेर। ठीक है, तो बीजी खेर की जब बात की जाए तो बीजी खेर क्या हो जाता है, ये हमारे यहाँ पर पहले अध्यक्ष हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, संविधान की जब बात की जाए तो ये किस में है, तो ये भाग 17 में देख लेते हैं। तो भाग 17 की जब बात की जाए तो भाग 17 में ये खासा ध्यान रखिएगा। चूँकि भाषा की बात चले तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर हमने हिंदी भाषा को चयनित कर रखा है किसके रूप में, राजभाषा के रूप में। मतलब राज्य की जब बात की जाए तो हमारे यूपी की जो राज्य भाषा है वह कौन सी है, तो वह हिंदी है। लेकिन यहीं पर ध्यान रखिएगा, हमने दूसरी भाषा चुन रखी है उर्दू को। कब चुना था, ये 1989 में चुना था। यहीं पे आपको बता दें कि देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कई बार पूछा जाता है ना कि भारत की कोई राष्ट्रभाषा है क्या, नहीं, भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत की केवल एक तरीके से राजकीय, मतलब कह सकते हो कि जो राज्य के सरकारी कार्यालयों में प्रयोग होने वाली भाषा है वह आपको मिलती है, एक तो हिंदी होती है और एक आपकी अंग्रेजी हो जाती है जो सरकारी कार्यालय वगैरह में प्रयोग की जाती है। और राज्यों के परिप्रेक्ष्य में क्या होता है कि राज्य की आपकी लोकल लैंग्वेज जो होता है वो आपका, और साथ ही साथ आपका कह सकते हो कि अंग्रेजी भाषा ये प्रयोग की जाती है। खैर यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक नाम देखने मिलता है कि पंडित गोविंद वल्लभ पंत सागर झील जो है ये आपके उत्तर प्रदेश के किस जिले में पड़ता है। पंडित गोविंद वल्लभ पंत सागर झील की जब बात की जाए तो ये हमारे यूपी में देख मिलता है। खास अगर देखा जाए तो ये समेत हो जाता है किस एक रूप में, अलीगढ़ के रूप में, या प्रतापगढ़ के रूप में, या आपके सोनभद्र के रूप में, या फिर आपके कौशाम्बी के रूप में। कौन सा लोकेशन इससे समेत आपको देख मिलता है। खास अगर देखा जाए तो ये समेत आपको देख मिलता है। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, बिल्कुल आपने सत्य कहा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका संबंध क्या होगा। नाम की जब बात की जाए तो गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, खास अगर देखा जाए तो ये नाम आपको देख मिलता है।
अब गोविंद बल्लभ पंत सागर की जब बात की जाए तो पहली बात, गोविंद बल्लभ पंत का नाम क्या है? तो गोविंद बल्लभ पंत जो है वह यूपी के पहले सीएम है। यूपी के पहले सीएम की जब बात की जाए तो यूपी के पहले सीएम है, और इन्हीं के ही नाम से हम लोग क्या देख पाते हैं, हमारे यहाँ पर एक सागर है। वैसे अगर देखा जाए तो उसका नाम क्या है? वैसे इसका नाम है रिहंद सागर, और इसी रिहंद सागर को ही हम लोग कई बार क्या बोल देते हैं, गोविंद सागर भी कहते हैं। ठीक है। मूल इसका जो नाम होता है आपने कई बार सुना होगा कि इसके बारे में, खास करके नाम दिया जाता है गोविंद बल्लभ पंत बांध। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत बांध इसे नाम दिया जाता है, और इसी कारण से कई बार हम लोग क्या बोलते हैं इसको, रिहंद बांध का भी नाम देते हैं, क्योंकि ये रिहंद नदी पर आधारित है। तो रिहंद नदी पर आधारित होने की वजह से रिहंद बांध की भी संज्ञा दी जाती है। तो रिहंद बांध या फिर गोविंद बल्लभ पंत बांध, ये दोनों आपको दिख मिलते हैं, और इसे रिहंद सागर या फिर हम गोविंद सागर भी कह देते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर इसकी बात की जाए तो ये हमारी यूपी का क्या माना जाता है, यूपी इवन देश का पहला सबसे बड़ा कृत्रिम सागर माना जाता है। अब आप कहेंगे कृत्रिम सागर इन द सेंस, कृत्रिम का मतलब होता है मानव निर्मित। एक्चुअली आप भी जानते हैं जो सागर या झील वगैरह तैयार होती हैं वो किसी प्राकृतिक विविधता के कारण आपकी डेवलप होती है, लेकिन इसे क्या किया गया है, जो सोनभद्र की घाटी वगैरह है उसमें एक बांध बना दिया गया। अब जब बांध बना दिया गया तो इसके पीछे पानी जमा हो गया। अब आप भी जानते हैं जहाँ पे पानी स्टोर हो गई उसी को हम सागर कहते हैं। लेकिन ये सागर किसके द्वारा बना? ये सागर बना इस लोकेशन में मानव के द्वारा डेवलप किया गया, और इसी कारण से हम इसे क्या बोलते हैं, खास करके अपने यहाँ पे कृत्रिम सागर की भी संज्ञा दे देते हैं। मुख्यतः अगर देखा जाए तो इसकी अवस्थिति क्या है, तो अवस्थिति जो है वह आज आपको देख मिलता है सोनभद्र में। सोनभद्र की जब बात की जाए तो सोनभद्र का नाम ध्यान रखिएगा। अच्छा, जिस लोकेशन में स्थित है इसको हम एक और विशेष नाम देते हैं, कई बार आपने सुना होगा, सोनभद्र का काफ़ी फेमस है रिहंद घाटी। तो रिहंद घाटी परियोजना के रूप में भी इसे नाम दिया जाता है। ठीक है, तो रिहंद घाटी परियोजना के परिप्रेक्ष्य आप भी जानते हैं, परियोजना अगर देखा जाए तो एक बहुउद्देशीय परियोजना मानी जाती है, क्योंकि इसके माध्यम से क्या होता है, पहली बात तो हम सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त करते हैं। दूसरी बात अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर क्या होता है, पन बिजली भी बनाई जाती है, अर्थात जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो यह एक ऐसा माध्यम होता है जिसके माध्यम से सिंचाई, और सिंचाई के अलावा अगर देखा जाए तो जल विद्युत वगैरह का यहाँ पे उत्पादन किया जाता है। वैसे सोनभद्र जिले की जब बात की जाए तो सोनभद्र आप भी जानते हैं हमारे यूपी का एकमात्र जिला जो 4 राज्यों के साथ क्या करता है, सीमा साझा करता है। और आप भी जानते हैं इसे हम क्या बोलते हैं, अपने यूपी का स्विट्जरलैंड भी कह देते हैं। और अगर देखा जाए तो बोलचाल की भाषा में पावर कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो पावर कैपिटल ऑफ इंडिया भी इसे नाम दिया जाता है। नाम की जब बात की जाए तो हमने कई बार बताया है सलखान जीवास पार्क। ठीक है, सलखान जीवास पार्क की जब बात की जाए तो ये आपका यहीं से समित है, और सलखान जीवास के अलावा अगर यहीं पर देखा जाए तो आपने एक और नाम सुना होगा किसके बारे में, जब हम यहीं पे बात करते हैं आपके हाथी नाला बायोडायवर्सिटी। तो हाथी नाला बायोडाइवर्सिटी पार्क की जब बात की जाए तो हाथी नाला बायोडाइवर्सिटी पार्क भी ध्यान रखिएगा, यह भी आपको यहीं पर देख मिलता है। तो हाथी नाला बायोडायवर्सिटी और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो सलखान जीवास पार्क यह आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो सोनभद्र की जब बात की जाए तो सोनभद्र का नाम ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, बेसिकली रिहंद नदी के अलावा सोन नदी इसी जिले से होकर के गुजरती है, और हमारी यूपी में यहीं से प्रवेश करती है, और फिर क्या करती है, बिहार में चली जाती है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। वैसे सोनभद्र की जब बात की जाए तो ध्यान रखिएगा हमारी यूपी में जो संगमरमर वगैरह होता है, तो संगमरमर भी क्या होता है, यहाँ पे थोड़ी बहुत मात्रा में पाई जाती है। रेणुकूट का नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि रेणुकूट की जब बात की जाए तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हिंडाल्को देख मिलता है, और हिंडाल्को के अलावा अगर देखा जाए तो आपको यहीं पर सिंगरौली दिख मिलता है। सिंगरौली बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे थोड़ी बहुत मात्रा में कोयला वगैरह पाया जाता है। तो ये कुछ नाम आपको दिख मिलते हैं। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में आपको खोरिया हवाई अड्डा दिख मिलता है। खोरिया हवाई अड्डा, खोरिया हवाई अड्डे से नाम याद आता है कि सोनभद्र में एक हवाई अड्डा है जिसको हम किसके रूप में जानते हैं, रॉबर्ट्सगंज हवाई अड्डे के रूप में जानते हैं। रॉबर्ट्सगंज की जब बात की जाए तो रॉबर्ट्सगंज क्या है, रॉबर्ट्सगंज आपके सोनभद्र जिले का मुख्यालय भी है। ठीक है, तो रॉबर्ट्सगंज का संबंध कहाँ से है, तो ये आपके सोनभद्र जिले में पड़ता है। सोनभद्र में रॉबर्ट्सगंज के नाम से जाना जाता है। और नाम की जब बात की जाए तो आपने नाम सुना होगा किसके रूप में, बमरौली एयरपोर्ट। बमरौली का संबंध किससे है, बमरौली की जब बात की जाए तो बमरौली का नाम ध्यान रखिएगा, यह आपके प्रयागराज में पड़ता है। तो प्रयागराज की जब बात की जाए तो प्रयागराज में बमरौली एयरपोर्ट पड़ता है, जहाँ पे आपने कई बार सुना होगा कि लोगों को पढ़ाया सिखाया जो जाता है वह आपको देख मिलता है।
अच्छा, अगर आपसे कोई कहे कि बीकेटी वाला कहाँ पे है, तो बीकेटी ध्यान रखिएगा, बक्सी का तालाब जो एक एयरपोर्ट है वो कहाँ पे देख मिलता है, तो ये आपकी राजधानी लखनऊ में पड़ता है। राजधानी लखनऊ में बक्सी का तालाब एयरपोर्ट आपको दिख मिलता है। हालांकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो बक्सी के ताल के अलावा ध्यान रखिएगा, आपने नाम सुना होगा किसके बारे में, मौसी एयरपोर्ट के बारे में, तो इनका भी नाम ध्यान रखिएगा। मौसी एयरपोर्ट की जब बात की जाए तो ये कहाँ पे है, ये भी आपके इसे ही राजधानी लखनऊ में पड़ता है। ठीक है, राजधानी लखनऊ में। एक नाम और ध्यान रखिएगा, कई बार खास करके जब हम किसके रूप में जानते हैं, बावतपुर। ठीक है, तो बावतपुर की जब बात की जाए तो बावतपुर एयरपोर्ट ध्यान रखिएगा। अगर इसकी बात की जाए तो ये समिट किससे होगा, तो बावतपुर की जब बात की जाए तो बावतपुर जो देख मिलता है वह आज आपके बनारस में पड़ता है। ठीक है, बनारस की जब बात की जाए तो बनारस का नाम ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो आपने एक नाम सुना होगा हमारे यूपी में हिंडन, तो हिंडन एयरपोर्ट कहाँ पे है, हिंडन एयरपोर्ट की जब बात की जाए तो हिंडन एयरपोर्ट आपके गाजियाबाद में अवस्थित है। तो गाजियाबाद की जब बात की जाए तो गाजियाबाद का नाम ध्यान रखिएगा। अभिषेक यादव कौन सी टाइमिंग है, कै बजे आए हो, पहले अपने घड़ी में देखो, तो अरे यहाँ घड़ी है कै बज रहा है, तो जाहिर सी बात है वही टाइम पे होती होगी क्लास, वैसे बेसिकली 9 से 10 होती है। ठीक है, हिंडन गाजियाबाद के परिप्रेक्ष्य होता है। नाम की जब बात की जाए तो खोरिया की चर्चा चल रही थी, तो खोरिया का संबंध कहाँ से होगा, तो खोरिया का नाम ध्यान रखिएगा, ये आपके आगरा में दिख मिलता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे सहारनपुर जिले की जब बात की जाए तो सहारनपुर जिले में भी एक आपका एयरपोर्ट है जिसको हम क्या नाम देते हैं, सरसावा एयरपोर्ट। ठीक है, तो सरसावा एयरपोर्ट की जब बात की जाए तो सरसावा एयरपोर्ट भी ध्यान रखिएगा। बाकी आपके नामों की जब बात की जाए तो हमारे यूपी में 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। हालांकि कुल की जब बात की जाए तो कुल आपके 21 हैं, जिसमें आप कह सकते हो कि 15 जो हैं वो ऑपरेशनल है, बाकी आपके बनाए जा रहे हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, खास आपके यूपी में ही देख मिलता है, किसके बारे में, चित्रकूट में। चित्रकूट का अभी थोड़ा सा चर्चा में था, क्योंकि चित्रकूट जिले का जो एयरपोर्ट है वो अभी हाल फिलहाल में आपका डेवलप किया गया है। और ये कैसा है, ये है टेबल टॉप। तो टेबल टॉप एयरपोर्ट की जब बात की जाए तो टेबल टॉप एयरपोर्ट का नाम ध्यान रखिएगा, ये अभी हाल फिलहाल में चित्रकूट में डेवलप किया गया है। और चित्रकूट की जब बात की जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से ध्यान रखिएगा। क्लियर, चित्रकूट की जब बात की जाए तो चित्रकूट में, हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, याद दिलाया, बेहतर है। चकेरी एयरपोर्ट कहाँ पे देख मिलता है, तो चकेरी एयरपोर्ट आपके कानपुर में पड़ता है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अभी आपने जेवर में सुना होगा जहाँ पे ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जा रहा है, और इसकी जब बात की जाए तो ये वैल्यू के हिसाब से क्या होगा, यूपी का कह सकते हो कि अब तक का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। ठीक है, तो यूपी का पूरे भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट माना जा रहा है ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अभी आपने श्रावस्ती का नाम सुना था। श्रावस्ती एक ऐसा जिला हो चुका है तराई क्षेत्र का जिसके पास आप कह सकते हो अपना एयरपोर्ट हो गया है। लेकिन श्रावस्ती की एक खास बात ध्यान रखिएगा कि उसके पास अभी अपने यहाँ पे कोई ना तो बस अड्डा है ना तो कोई रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे हवाई अड्डा पहले बन चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी जनजाति दिवाली त्योहार को शोक के रूप में आयोजित करती है, कौन सी जनजाति ऐसी है जो दिवाली को क्या करती है, आपके शोक के रूप में आयोजित करती है। ये नाम सम्मिलित होता है गोंड के रूप में, खरवार के रूप में, या सहरिया के रूप में, या फिर आपके थार के रूप में। यह नाम आपको देख मिलता है। हमारी यूपी की जब बात की जाए तो हमारी यूपी में जनजातियों की संख्या प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है। सब मोह माया है, आओ इसको मिलकर पार करें। माया बहुत ठगनी होती है, ठीक है, उसे किनारे रख दीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, किसकी बात चली है, जनजाति दीपावली को त्यौहार के रूप में आपका इस्तेमाल करती है। बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर कल्चर के रूप में सबसे पहले अगर हम देखें तो आज जो जनजातियाँ होती हैं वो मुख्यतः कह सकते हो कि आज की जो मुख्य धारा है उस परिप्रेक्ष्य में कह सकते हो कि ये कहीं ना कहीं मुख्य धारा से अलग होती हैं। और मुख्य धारा से अलग होती हैं तो इनका जो एक मूल होता है वो प्रकृति के प्रति होता है। मतलब आप कह सकते हो कि जैसे हम लोग हैं, हम लोग सदैव क्या करते हैं, हम लोग तो अब अहम में जीने लगे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम ही हैं, तो इस कारण से हम लोग क्या करते हैं, अहम की तरफ जीते हैं। लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो वर्तमान की प्रवृत्ति को अगर थोड़ा सा हम कंक्लूड करें, जैसे किसी एक व्यक्ति ने बताया था कि बड़ी महत्वपूर्ण संकल्पना है कि जब हमारे यहाँ पर सतयुग हुआ करता था, 4 नाम का एक अक्षर हुआ करता था। मुख्यतः अगर देखा जाए तो उस टाइम पे जो एक राक्षस की संकल्पना थी वो क्या थी, वो संकल्पना था कि वहाँ पे आपका हिरण्यकश्यप नाम का राक्षस हुआ करता था। हिरण्यकश्यप बेसिकली अगर देखा जाए तो कश्यपु को उद्धार करने के लिए भगवान विष्णु आए थे, वो तो आप जानते हैं।
लेकिन जैसे ही हमारे यहाँ पर त्रेता युग आता है, जहाँ पे भगवान राम एक विपक्षी दल के रूप में, लेकिन जो राक्षस था वो था रावण। रावण जिसके 3 अक्षर के नाम थे त्रेता युग में। फिर आपने द्वापर देखा, द्वापर जहाँ पे 2 नाम का राक्षस, जिसको हम देख पाते हैं कंस के रूप में। और आज का जो वर्तमान कलयुग है, वहाँ पे राक्षस का जो नाम है वो 1 अक्षर का है, और वो राक्षस कोई दूसरा नहीं है बल्कि हम स्वयं हैं, जिसको हम मैं के रूप में समझ पाते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि हमारी प्रवृत्ति ऐसी है जो मुख्यतः कहीं न कहीं इस अहम की विधा में हम दुनिया को कुछ ना समझते हैं। तो इन द सेंस आप कह सकते हो कि मैं की जो संकल्पना है, हम लोग क्या करते हैं, हम प्रकृति को अवॉइड करते हैं। जबकि आज के आप 50 साल पहले की बात करें, अपने पूर्वजों का एक पूरा इतिहास उठा के देखिए, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि हर एक पहलू में हमारे पूर्वज क्या करते थे, प्रकृति का सम्मान करते थे। और संयोग यही था कि प्रकृति उनको भर भर के देती भी थी, और वो भी प्रकृति का सम्मान करते थे। जैसे आप कह सकते हो कि पेड़ों की पूजा करना, भाई उनसे हमें फल मिलता है। धरती को माँ बोलना, गाय को माँ बोलना, नदी को माता बोलना, पहाड़ों की पूजा करना, बादल की पूजा करना, सूर्य की पूजा करना, ये उपासना का एक बड़ा महत्वपूर्ण पद्धति था, और उससे एक लगाव होता था। और लगाव होने के साथ ही साथ वो हमें देती थी। ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने देना बंद कर दिया है, वो अभी भी हमें देती हैं। क्योंकि प्रकृति का एक आधार ही है कि वो कहा जाता नहीं कि आप गाय को कितना भी मारी पीटिए, लेकिन वो आपको दूध देगी ही देगी। आप धरती माता को कितना भी प्रताड़ित करिए, आप उनमें हल चला दीजिए, उन्हें चीर डालिए, लेकिन वह अनाज का दाना आपके पेट भरने के लिए देंगे ही देंगे। तो इन द सेंस आप कह सकते हो कि जो प्रकृति होती है, प्रकृति हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। और प्रकृति का हम लोग क्या करते थे, सम्मान करते थे पिछले संदर्भों में। लेकिन जब से हम आधुनिकता के दौर में आ गए हैं, कंप्यूटर युग में आ चुके हैं, तो हमने क्या किया, प्रकृति से थोड़ी सी दूरी बना ली। आज हम डीजे वाले बाबू की इशारे पे चलते हैं। इन जनजातियों की जब बात की जाए, तो ये जनजातियां जंगल में निवास करती हैं, और जंगल में निवास करने की दशा में ये लोग क्या करते हैं, ये अभी भी प्रकृति के साथ ही जुड़े हैं। और प्रकृति के साथ जुड़े होने की दशा में आप कह सकते हो कि जो इनके त्यौहार होते हैं, जो इनके ओकेजन होते हैं, वो उसी के इर्द गिर्द आपके जुड़े होते हैं। तो मुख्यतः अगर देखा जाए तो इनका जितना भी मेला त्यौहार वगैरह संबंधित होता है, वो पहली बात तो प्रकृति विशेष होता है। हालांकि त्योहारों की जब बात की जाए, तो ये त्यौहार जो होते हैं, ये अधिकतर मात्रा में हिंदू धर्म से संबंधित जो आपके त्यौहार होते हैं, उनको ज़्यादा मात्रा में आयोजित करते हैं। अगर देखा जाए तो इनके यहाँ पे एक त्यौहार जरूर ध्यान रखिएगा। बजहर नाम के त्यौहार की जब बात की जाए, तो बजहर नाम का जो त्यौहार होता है, वो अक्सर आपने देखा होगा कि लोगों के द्वारा मनाया जाता है। लेकिन अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो जनजाति त्यौहार दीपावली के रूप में, तो ये नाम होता है थारू। आज थारू जनजाति की जब बात की जाए, तो थारू जनजाति का जो संदर्भ है वह हमें देखने को मिल जाता है। आज थारू की जब बात की जाए, तो थारू जनजाति कहाँ पे निवास करती है, थारू जनजाति तराई लोकेशन में निवास करती है। ठीक है, तराई की जब बात की जाए, तो तराई के क्षेत्र में आपका ये लोग निवास करते हैं। मुख्यतः अगर देखा जाए तो थारू के परिप्रेक्ष्य आप भी जानते हैं, बताया जाता है कि जो थार का रेगिस्तान है, थार का रेगिस्तान जो है, वो थार का रेगिस्तान इसके परिप्रेक्ष्य आपको दिख मिलता है, जहाँ पे ये घुमंतु प्रवृत्ति के लोग रहते थे। मुख्यतः अगर देखा जाए तो थार के परिप्रेक्ष्य आप भी जानते हैं, ये चावल को भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और चावल के परिप्रेक्ष्य आपने सुना होगा मिजनी और बेरी। ठीक है, मिजनी और बेरी की जब बात की जाए, तो मिजनी और बेरी नाम की जो संकल्पना है, ये चावल के विधा के रूप में आपका इस्तेमाल किया जाता है। मुख्यतः अगर देखा जाए तो इनमें आपने सुना होगा विधवा विवाह वगैरह का प्रचलन है, विधवा विवाह। और विधवा विवाह के अलावा अगर देखा जाए तो लठ भरवा भोज। ठीक है, लठ भरवा भोज। और लठ भरवा भोज के अलावा अगर यहीं पर देखा जाए, तो आपने नाम भी सुना होगा किसके बारे में, खास करके पक्की पोढ़ी। ठीक है, तो पक्की पोढ़ी और साथ ही साथ आपका बदला विवाह, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर देख मिलती हैं। तो सारी चीज़ों का आधार खास करके ध्यान रखिएगा थारू जनजाति। ठीक है, आगे की जब बात की जाए, तो कहा जा रहा है किसान क्रेडिट कार्ड योजना हमारे यहाँ पर कब चालू करी गई। ठीक है, देखो बिल्कुल सत्य बात है, कहने में भले बुरा लगता है, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारे पास आ रही है ना, हम लोग देख रहे हैं कि हम उतने ही परेशान होते चले जा रहे हैं। बीमारी हम ना कहेंगे, लेकिन एक छोटा सा संदर्भ अगर आपके सामने रखे, क्या भारत में पहले नहीं लोग रहते थे, बहुत सारे लोग रहते थे, लेकिन आज एक जब से आपने देखा है बड़ा मुद्दा निकल के आया है, वो है बेरोजगारी का। बेरोजगारी आज के समय में क्यों बढ़ी है, उसका एक ही कारण है कि लोगों को काम ही नहीं मिल रहा है। क्या पहले काम मिलता था, नहीं मिलता था, लेकिन पहले की जो एक जीवन कल्चर हुआ करता था, उसमें लोग ऐसे इंगेज हुआ करते थे, जिसमें पहली बात तो महंगाई का कोई लॉजिक ही नहीं था।
ज़्यादा से ज़्यादा स्वयं उत्पादन पे उनका जोर रहता था और वो अपने काम में लगे रहते थे। आज के 50 साल 100 साल पहले की कहानी अगर कही जाए, और लोग लगभग संपन्न थे। आज जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारे पास आ रही है, आप देखिए ना इसका कितना दुष्प्रभाव है। हमारी जीवन को तो यह सहज करती चली जा रही है, लेकिन आज की अवस्थिति में हम लोग केवल एक ही चीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा। और वैसे ही पैसा बड़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ भगता चला जा रहा है। महंगाई एकदम चरम पे है, और रोज़गार के लिए तो हम किस तरीके से भटक रहे हैं उसका कोई स्रोत वो नहीं है। और काम करने की जो एक दर है वो कैसे घटती चली जा रही है, मशीनरी जब से आ गई है। आप समझिए ना, आपका ये जो मोबाइल होता है छोटा सा इंस्ट्रूमेंट कितना बड़ा काम कर देता है, और आज इसकी जगह पे भी इसके ऑप्शन आ रहे हैं। आजकल तो चलो ठीक है अभी बहुत कम है, लेकिन आने वाले समय में कंप्यूटर के बाद जब आपका एआई का दौर आएगा तो आपको लगता है कि आपको और भी काम कहीं मिल पाएगा। तब तो केवल क्लिक करते ही सारे काम आपके डन हो जाएंगे। तो जो मशीनरी से समेत आपकी बेसिक चीज़ें हैं, अगर उनकी बात की जाए तो ये सारी चीज़ें तो अपने आप में देख मिलती हैं। तो आने वाला फ्यूचर तो और भी भयावह होगा कि आप अपने बिस्तर पे लेटे रहेंगे, दिन भर मोबाइल देखेंगे, दुनिया आगे से आगे निकल रही है, कोई अंतरिक्ष में जा रहा है, कोई चाँद पे जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन आप केवल यही सोच रहे हैं हमारी नौकरी नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास संसाधन नहीं है। और एक चीज़ बताएं, जब आप परेशान होते हैं ना, तो दुनिया की कितनी भी बड़ी शक्ति वो आपको उबार नहीं सकती है। ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, जो कहीं पहुंच चुके हैं, मतलब जिनके पास एक हो चुका है साम्राज्य, तो वो लोग बड़ी बड़ी बातें करते तो हम बड़े ध्यान से सुनते हैं, सुनने में बड़ा मज़ा आता है। असल जीवन में वो कभी सत्य नहीं होता है। असल जीवन में जो कष्ट होता है ना, वो केवल आप भोगते हैं, आप उसे महसूस करते हैं। बड़ी बड़ी बातें केवल रील में अच्छी लगती है, जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है उसके साथ। असली जीवन का जो पर्याय है, उस पर कितना कष्ट है वो शायद आप जानते हैं, और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो इसका एक ही आधार है, अपने आप में लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप में समेट पाएंगे वही सबसे बेहतर होगा। यहाँ पर हम किसकी बात करें, किसान क्रेडिट कार्ड योजना। बेसिकली अगर देखा जाए तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना का जो पैटर्न है वो क्या है, 1999, 1992, 2003 या फिर आपके 1994, ये किससे समेत आपको देख मिलता है। मूल अगर कहा जाए तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना का जो संबंध होता है, आप भी जानते हैं कि ये किसके लिए चालू किया गया। तो ये किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए चालू किया गया। किसानों को ऋण कैसे, क्योंकि आप भी जानते पुराने समय में अगर देखा जाए, अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि किसानों की जब हम ऋण की बात करते हैं तो पहले ज़माने में क्या होता था, किसानों की जब बात की जाए तो किसानों के परिप्रेक्ष्य आप कह सकते हो, ये जो किसान होते थे ये पुराने ज़मानों में जमींदारों से, साहूकारों से लोन लेते थे और उस जाल में पूरी तरीके से फंस जाते थे। इनकी ज़मीन, इनका घर, इनका जो बैल वगैरह होता था सब बिक जाता था। तो उससे इनको बचाने के लिए सरकार ने क्या कहा, सरकार ने हमारे यहाँ पर इनको खास करके जो संस्थागत संस्थाएं होती हैं, बैंक वगैरह, उसके माध्यम से ऋण देने की बात की। और ऋण देने के परिपेक्ष की जब बात की जाए तो ऋण देने के संदर्भ में किसान ऋण योजना हमारे यहाँ पर चालू की गई, जिसका नाम आपने सुना होगा केसीसी के रूप में। अब केसीसी की जब बात की जाए तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ये आपने सुना होगा। कब चालू किया गया, तो ये आपके 1998-99 में चालू किया गया, जिसका मूल था कि हमें क्या करना है, हमें अपने यहाँ पे जो किसान होते हैं उन किसानों को सस्ते दरों पर ऋण देना है। क्या करना है, सस्ते दरों पर ऋण देना है, सस्ते दर पर क्या करना है, ऋण उपलब्ध कराना है। और इस ऋण की जो एक आवश्यकता होगी वह किससे समित होगी, तो वह मुख्य रूप से आप कह सकते हो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात होगी कि ये केवल केवल किसानों को दिया जाएगा। ठीक है, छोटे छोटे जो आपके किसान होंगे उनको दिया जाएगा। एक मुख्य बात ध्यान रखिएगा, किसानों के परिप्रेक्ष्य जो ऋण दिया जाता है अभी भी मूल जो इसका होता है वो होता है 7% वार्षिक। लेकिन ये एक टेन्योर रखा जाता है कि कोई किसान अगर ऋण लेता है, एक साल में अगर ऋण को वापस कर देता है समय के साथ, तो सरकार क्या करती है, उसको 3% की सब्सिडी दे देती है। ठीक है, तो सब्सिडी देने पे क्या हो जाता है, ये ऋण केवल केवल क्या होता है, आपका बनता है 4%। तो अंतिम अवस्था में अगर आपने सही से इसको ऋण वापस दे दिया तो आपको केवल 4% ही पे करना होता है। अगर आपने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो उस दशा में आपका क्या होता है, अंतोगत्वा 7% ही लगता है। तो मुख्यतः आप समझ पाते हैं कि पुराने समय के जो आपके ऋण होते थे, अभी भी आपने देखा होगा गांव देहात में पैसा मिलता है, उस पे क्या कहते हैं, कुछ बेसिक मार्जिन मनी पे आपने देखा होगा कि जैसे किसी से आप 100 रुपये लेते हैं, सूद जिसे हम कह सकते हैं, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 10
परसेंट के हिसाब से लिया जाता है। और ये जो सूद लगता है ये महीने का लगता है। मतलब आप कहें कि अगर आपने 100 रुपया लिया किसी से तो अगले महीने आपको 110 देना पड़ेगा, और एक साल के अंतिम में जाते हैं तो आपको 120 रुपया सूद का और 100 रुपया मूल का, मतलब 220 रुपये देने पड़ेंगे। ये आज का टेन्योर है। लेकिन अगर बैंक से आप लेते पैसा तो उस दशा में क्या होगा, केवल 7 रुपये आपको देने पड़ेंगे अंतिम में, और वो भी कब, एक साल के अंतिम में। अब आप समझिए कि 100 रुपये के बदले में आपको 107 रुपया देना पड़ रहा है अगर आप बैंक से लोन लेते हैं, ठीक है, एक साल के अंत में। लेकिन अगर वही आपने गांव पे ब्याज में या सूद पे पैसा लिया तो उस दशा में क्या होगा, उस दशा में आपको 220 रुपये देने पड़ेंगे। और यही कारण होता था कि जो साहूकार वगैरह होते थे वहाँ पे किसान जितना उसका फसल उत्पादन होता था वो क्या करता था, पैसा जैसे देता वो ब्याज में केवल काट देते, ब्याज में काट देते, मूलधन नहीं खत्म होता था। और इसी दशा में आप कह सकते हो कि लगभग लगभग क्या होता था, सारा का सारा पैसा जमीन जायदाद तक बिक जाती थी। बहरहाल 7%, 3% नहीं है, ठीक है, 4% आपका कहना बिल्कुल सत्य है, लेकिन 7% है, वाजिब जो है वो 7% है। अगर आपने एक साल के भीतर दे दिया तो 3% की सरकार सब्सिडी देती है। अगर आपने एक साल के भीतर नहीं दिया तो उस दशा में आपको 4% ये जो सब्सिडी मिलती है ये नहीं मिलता है। इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो किसान के लिए ये चालू किया गया। अच्छा, किसान के हित में आपने सुना होगा किसान सेवा रथ भी चालू किया गया है। किसान की जब बात की जाए तो आपने सुना होगा एक विशेष पहलू जिसे हम कहते हैं किसान कॉल सेंटर, ठीक है, किसान कॉल सेंटर भी आपका चालू किया गया है, ठीक है। और इसी तर्ज पर अगर देखा जाए तो एक बिंदु और चालू किया गया है जिसको हम नाम देते हैं किसान मित्र, ठीक है। किसान मित्र की जब बात की जाए तो किसान मित्र भी आपका चालू किया गया है, ठीक है। आगे की जब बात की जाए तो कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी का जो निकास होता है वो बेसिकली किस जिले से होता है। गंगा नदी की जब बात की जाए तो गंगा नदी के परिप्रेक्ष्य में यह नाम देखने मिलता है। आज गंगा नदी की जब बात की जाए तो यह नाम किससे समित होता है। नाम की जब बात की जाए तो यह नाम समित होता है किसके रूप में, बलिया, बिजनौर, कन्नौज या फिर प्रयागराज में। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, अगर हम अपने यूपी में बात करें तो हमारे यहाँ पर ये जो गंगा नदी निकलती है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर की जब बात की जाए तो गंगोत्री ग्लेशियर से क्या होता है, इसका उद्गम होता है। और गंगोत्री ग्लेशियर की जब बात की जाए तो गंगोत्री ग्लेशियर के परिप्रेक्ष्य आपने नाम सुना होगा गोमुख, ठीक है। तो गोमुख की जब बात की जाए तो गोमुख से क्या होता है, गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी का उद्गम होता है। आपने कई बार सुना होगा कहाँ पे, जब हम हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार के मैदानी भाग से क्या करती है, ये प्रवेश करती है और आगे आके क्या होती है, ये मुख्य रूप से आप कह सकते हो कि जो बिजनौर नाम का लोकेशन है, बिजनौर, बिजनौर की जब बात की जाए तो बिजनौर से क्या करती है, यह यूपी में प्रवेश कर जाती है। यूपी में प्रवेश करने के उपरांत अगर देखा जाए तो इसका संदर्भ कहाँ पे जाता है, तो इसका संदर्भ जाता है आपके बलिया से। बलिया की जब बात की जाए तो बलिया के बाद क्या करती है, ये बिहार में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। तो बलिया यूपी के लिए क्या हो जाता है, अंतिम बिंदु होता है। और बिहार के बाद आप भी जानते हैं झारखंड वगैरह होते होते पश्चिम बंगाल, फरक्का के परिप्रेक्ष्य में ये फिर क्या करती है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी की जब बात की जाए तो वहाँ पे आपने देखा होगा सुंदरवन का डेल्टा बनाते हुए ये क्या करती है, वहाँ पे निकल जाती है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसने क्या क्वेश्चन पूछा है कि गंगा नदी का निकास कहाँ से होता है, प्रवेश नहीं पूछा है। अगर आपसे प्रवेश पूछता है तो बिल्कुल आपका कहना सत्य है कि प्रवेश हो जाता है बिजनौर, लेकिन जब हम निकास की बात करें अर्थात अंतिम बिंदु, तो अंतिम बिंदु क्या होगा, अंतिम बिंदु जो होगा वो आपका बलिया हो जाएगा, क्योंकि बलिया से क्या होती है, ये अंतिम मानी जाती है। मुख्यतः अगर देखा जाए तो बलिया आप भी जानते हैं भृगु ऋषि के कारण माना जाता है। और बलिया की जब बात की जाए तो बलिया की बिंदी फेमस है। खासा अगर देखा जाए तो धनुष यज्ञ मेला जो है वह आपका यहाँ का फेमस है। बलिया की जब बात की जाए तो बलिया में आपने परवल का नाम सुना होगा, बलिया में आपने चंद्रशेखर का नाम सुना होगा। बेसिक क्या है, चंद्रशेखर जो देश के प्रधानमंत्री हैं। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पे आपने नाम सुना होगा किसके बारे में, चित्तू पांडे और मंगल पांडे। तो चित्तू पांडे और मंगल पांडे की जब बात की जाए तो इनका भी नाम ध्यान रखिएगा, ये कहाँ से समित है, ये भी आपके इसी बलिया से समित है, ठीक है। तो इन सबका नाम ध्यान रखिएगा। मुख्यतः अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे खास करके बलिया अपने आप में काफ़ी फेमस है क्योंकि ददरी का मेला लगता है। ददरी का जो एक मेला है प्रसिद्ध वह आपके इसी बलिया में ही लग जाता है, ठीक है। नाम आता है किसके रूप में कि वर्तमान में जो ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना है यह उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में चल रही है। वर्तमान में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना हमारी क्लास में एक आते हैं, हम नमो देख नहीं पा रहे हैं, अभी आएंगे, हाँ, क्या नाम है, ग्राम पंचायत शिक्षा की ओर। अगर इनकी बात की जाए तो ग्राम पंचायत शिक्षा की ओर आप समझ पाते हैं कि आज हमारे ग्राम पंचायत की जब बात की जाए, गांव के जो पंचायत हैं, तो गांव पंचायत को क्या किया जा रहा है, पूरी तरीके से
ई पंचायत के रूप में डेवलप किया जा रहा है। और अभी आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ पर क्या किया गया है, इस दशा में खास करके पहली बात गांव के अंतर्गत जितने भी पंचायत हैं तो पंचायत भवन का निर्माण किया गया है। और पंचायत भवन के अलावा अभी हमारे यहाँ पे ही खास करके पंचायत मित्र का यहाँ पे चुनाव किया गया है। ठीक है, तो पंचायत मित्र की जब बात की जाए तो पंचायत मित्र का भी नाम ध्यान रखिएगा। एक तो पंचायत मित्र का चुनाव किया गया है और दूसरा पंचायत भवन का निर्माण किया गया है। इसका मुख्य मतलब क्या है, क्योंकि आप भी जानते हैं प्रधान जी लोग अधिकतर क्या होते हैं, अंगूठा टेक होते हैं, मतलब कह सकते हो कि साक्षर नहीं होते हैं। तो प्रधान जी के संबंधित जितने कार्य होते हैं, मतलब आप कह सकते हो कागजी कार्य, क्योंकि आजकल जो पंचायत होता है, पंचायतों में दुनिया भर के क्या हो गए हैं, कागजी कार्य हो गए हैं। तो इस दशा में अब कह सकते हो कि पंचायतों में कंप्यूटर लगाया जा रहा है। और इस कंप्यूटर को चलाएगा कौन, तो कंप्यूटर मित्र की नियुक्ति आपके करी जा रही है। और इसी कंप्यूटर की जब बात की जाए तो इसी कंप्यूटर के परिप्रेक्ष्य हमारे यहाँ पर कंप्यूटर लगाने का मतलब क्या, कंप्यूटर लगाने का एक ही मतलब है कि जो पंचायत से संबंधित जितने भी आपके रिकॉर्ड होंगे उनको क्या किया जाएगा, ऑन टाइम क्या किया जाएगा, आपके कह सकते हो कि इनपुट में डाल दिया जाएगा। और डालने का मतलब आप कह सकते हो कि मतलब जब भी आपकी टाइपिंग हो जाएगी तो वो आपका क्या होगा, वेबसाइट पे उपलब्ध होगा। और वेबसाइट पे उपलब्ध होगा, इसका मतलब हमारी जो एक संकल्पना है ई डिस्ट्रिक्ट, तो ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना में खास करके इसको क्या किया जाएगा, बढ़ावा मिल जाएगा। तो इस दशा में हम क्या करेंगे, ई डिस्ट्रिक्ट योजना को कैसे बढ़ावा दिया जा सके उसके लिए इसको लागू किए हैं। मुख्यतः अगर देखा जाए तो आज यूपी के जो आपके 75 जिले हैं, हालांकि शुरू जो हुआ था वो तो आपको लगभग कह सकते हो 10-15 जिले से चालू हुआ था, लेकिन वर्तमान में क्या हो चुका है, वर्तमान की जब बात की जाए तो वर्तमान में यूपी के 75 जिलों में क्या है, यह बिंदु आपका चालू है ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना। हालांकि इसका पूर्व संदर्भ आपने सुना होगा, जैसे गाँव में एक सेंटर खोला गया था, CHC सेंटर, CSC मतलब कॉमन सर्विस सेंटर, या जिसको हम क्या बोलते हैं, जन सुविधा केंद्र। तो जन सुविधा केंद्र आपने देखा भी होगा, ये जन सुविधा केंद्र की जब बात की जाए जिसके माध्यम से आपके आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, या ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, या कोई फॉर्म वगैरह भरना हो गया, तो ये सारी चीज़ आप इससे कर पाते थे। हालांकि CSC के अलावा एक बिंदु और आपने सुना होगा किसके बारे में, खास करके जो छोटा सा बैंक होता है उसको हम क्या बोलते हैं, CEC कुछ ऐसे नाम दिया जाता है उसका, मतलब जो छोटा सा बैंक होता है क्या बोलते हैं उसे, जिसमें छोटे छोटे लोग 10-20 हज़ार रुपया लेकर बैठ जाते हैं, गांव गांव में अब तो खुल गया है, क्या बोलते हैं, छोटा वाला बैंक बोलते हैं भाई, नाम हम भूल रहे हैं उसका, खैर जो भी बोलते हो। ठीक है, तो CSC मतलब जन सुविधा केंद्र, ये जरूर ध्यान रखिएगा, कॉमन सर्विस सेंटर। ठीक है, कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में यह नाम दिया जाता है। ठीक है, कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम की जब बात की जाए तो यह हमारे यहाँ पर कब लागू किया गया, जन सुविधा केंद्र तो नहीं, बैंक मित्र कहेंगे, हाँ बैंक मित्र कहा जाता है। ठीक है, बैंक मित्र का नाम दिया जाता है। ठीक है, कहा जा रहा है कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम ये हमारे यहाँ पर आपको दिख मिलता है। नाम की जब बात की जाए तो 16 जनवरी 1951 को, या यहीं पे आप कह सकते हो कि 26 जनवरी 1951 को, या फिर 12 जनवरी 1951 में, या फिर 14 जनवरी 1950 में। नाम की जब बात की जाए तो यह समय तो आपको दिख मिलता है। हमारे यूपी में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम ये आपका लागू किया गया। मुख्यतः अगर देखा जाए तो आप भी जानते हैं सबसे पहली बार अगर हम अपने यहाँ पे बात करें तो हमारे संविधान में जो एक सुधार किया गया था, तो संविधान में पहला जो संशोधन हुआ था बेसिक अगर देखा जाए तो ये 1951 में हुआ था। और 1951 में जो पहला संविधान संशोधन हुआ था बेसिक अगर देखा जाए तो इसका संबंध किससे था, तो ये था जमींदारी उन्मूलन। और जमींदारी उन्मूलन के अलावा खास अगर देखा जाए तो भूमि सुधार, तो जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार के लिए क्या किया गया, यह पहला संविधान संशोधन किया गया। अब इस दशा की जब बात की जाए तो इस दशा को हमने अपने यहाँ पे कब लागू किया, तो लागू करने की जब बात की जाए तो लागू किया गया 1951 में। हाँ 1951 तारीख कंफर्म है, लेकिन तिथि की जब बात की जाए तो तिथि कौन सी थी, तो ये तिथि थी आपकी 26 जनवरी। यूपी के बारे में पूछा है तो 26 जनवरी 1951 को क्या होता है, ये पूरी तरीके से हमारे यहाँ पर जमींदारी उन्मूलन प्रथा को लागू कर दिया जाता है। वैसे राज्य के परिप्रेक्ष्य ध्यान रखिएगा, जमींदारी उन्मूलन वगैरह की जब बात की जाए तो ये क्या किया गया, ये 9वीं अनुसूची में आपका डाल भी दिया गया था। 9वीं अनुसूची की जब बात की जाए तो उसमें डाल दिया गया है। वैसे जमीन की जब बात की जाए तो जमीन का संदर्भ क्या है, तो जमीन के बारे में ध्यान रखिएगा। जमीन एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये अब हमारा क्या अधिकार है,
तो पहले ये मौलिक अधिकार था, संविधान के जब अनुच्छेद 31 में था, अनुच्छेद 31 में होने पे ये मौलिक अधिकार था। लेकिन अब ये क्या हो गया है, ये जब से आपके 300 में गया है तब से क्या हो गया है, ये आपका एक विधिक अधिकार हो गया है। तो जमीन हो गया या फिर वोट करना, जैसे आप लोगों के बीच में आता है ना वोट करने की प्रथा, तो वोट करने की प्रथा भी जो है वो हमारे लिए ये कोई मूल अधिकार नहीं है। वोट करने का प्रथा भी एक तरीके से आपका राइट है, केवल विधिक अधिकार है, इसमें कोई आपका मौलिक अधिकार वगैरह नहीं है, ठीक है। तो जमीन भी विधिक अधिकार है। वैसे यूपी की जब बात की जाए तो यूपी की तिथि 24, चूंकि आप लोगों को याद आ रहा है तो ध्यान रखिएगा, 24 जनवरी 1950 को हमारे प्रदेश का जो नाम है, ठीक है, 1950, तो उत्तर प्रदेश नाम हमें प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो ये कब प्राप्त हुआ था, 24 जनवरी सन 1950 को। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है कि उत्तर प्रदेश में कलिंजर का जो दुर्ग है उस पर शेर शाह सूरी ने खास करके कब अपना अधिकार किया था। शेर शाह सूरी की जब बात की जाए तो शेर शाह सूरी के द्वारा कलिंजर के दुर्ग के ऊपर कब अपना अधिकार किया गया था। शेर शाह सूरी आप भी जानते हैं, विश्व विजेता रहने की संकल्पना रख करके हुमायूं को इसने हराया था। और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर क्या होगा, मौलिक अधिकार है, अधिकार नहीं है मौलिक, हमें लगता है मौलिक कर्तव्य है भाई, आपको वोट देना चाहिए, अधिकार थोड़ी ना है, अधिकार तो नहीं है वोट करना एक तरीके से। अब इसे मौलिक अधिकार कहोगे तो फिर तो छोटे छोटे बच्चे होते तो उनका वोट का अधिकार कहाँ जा रहा है, जिन लोगों का नाम कट जाता है फिर उनका अधिकार कहाँ गया, अधिकार नहीं होता, एक तरीके से विधिक अधिकार है। संविधान हमें एक अधिकार देती है कि आप वोट करने लायक हैं तो वोट करिए, नेताओं का चुनाव करिए, ठीक है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, क्लियर। खैर यहाँ पे अगर देखा जाए तो कलिंजर का दुर्ग, कलिंजर के दुर्ग की जब बात की जाए तो इसका संबंध क्या होगा, तो मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा ये समय होता है 1545। 1545 की जब बात की जाए तो इसका संदर्भ क्या होगा, तो ये जो कलिंजर का दुर्ग है, कलिंजर का दुर्ग बेसिक कहाँ पे पड़ता है, तो ये आज आपके पड़ता है बांदा में, ठीक है। बांदा की जब बात की जाए तो बांदा में इसकी अवस्थिति हो जाती है। आप भी जानते हैं इस टाइम पे जो यहाँ के राजा थे उनका नाम क्या था, कीरत सिंह, ठीक है। तो कह सकते हो कि कलिंजर का दुर्ग जीतते समय बारूद वगैरह के विस्फोट की जब बात की जाए तो बारूद विस्फोट करते समय, ठीक है, बारूद की जब बात की जाए तो बारूद विस्फोट होते समय यहाँ पे क्या होता है, शेर खान की जब बात की जाए तो शेर शाह की डेथ भी हो जाती है, ठीक है। तो शेर शाह की जब बात की जाए तो शेर शाह की जो डेथ होती है वह किस कारण से होती है, तो शेर शाह की जो डेथ होती है वो बारूद विस्फोट के कारण यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो बारूद के विस्फोट की जब बात की जाए तो बारूद का विस्फोट ध्यान रखिएगा 1545 में, खास करके कलिंजर का दुर्ग जो आपके बांदा में पड़ता है, ठीक है। आगे की जब बात की जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अवध में हुए विद्रोह का नेतृत्व जो किया गया था वह बेसिकली किससे किया गया था। अगर अवध के नेतृत्व की जब बात की जाए तो अवध में खास करके यह नेतृत्व आपका किया गया 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति। बेसिक आप भी जानते 1857 की क्रांति की जब बात की जाए तो 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुआ था, तो यह आपके क्रांति नगरी मेरठ की जब बात की जाए तो यहाँ से शुरू हुआ। कब शुरू हुआ था, 10 मई, किसके द्वारा, काली पलटन सिपाही। और इसी कारण से कई बार हम क्या बोलते हैं इसको, हम सामान्य बोल चाल में सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। तो सिपाही विद्रोह का नाम ध्यान रखिएगा। मुख्यतः अगर देखा जाए तो अलग अलग लोकेशन से अलग अलग व्यक्तियों ने क्या किया था, इसका विद्रोह किया था। जैसे मेरठ से अगर देखा जाए तो इस क्रांति की शुरुआत में कई सारे लोगों का नाम आता है, लेकिन बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं यहाँ पे धनपाल गुज्जर। धनपाल गुज्जर की जब बात की जाए जिन्होंने क्या किया, इस क्रांति की नींव रखी, ठीक है। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इस दशा में आप कह सकते हो कि जो विद्रोह के नेतृत्व करने का एक मंतव्य आता है वह किससे समित होता है, तो आपके बेगम हजरत महल से समित हो जाता है। पुलिस का पेपर कब होगा, हाँ, पुलिस का पेपर जब भी होगा तो आपको सूचना मिल जाएगी, लेकिन इतना बात ध्यान रखिएगा कि आपका समय कैसे बीत जा रहा है आप नहीं बता पा रहे हैं। आपको याद होना चाहिए कि 17 फरवरी को पेपर हुआ था, 17-18 फरवरी, मतलब 15 दिन उसमें निकल गया और एक महीना खड़े खड़े इधर बीत गया, 1.5 महीना बीत गया है और आपको भनक तक नहीं लगा कि आपके नाक के नीचे 1.5 महीना चला गया। 6 महीने में ही आपका दोबारा से एग्ज़ाम होना है
और आप भी जानते हैं अभी तो थोड़ा सा समय है क्योंकि चुनावी वर्ष है, लेकिन इतनी बात क्लियर है कि जैसे ही चुनाव आपका फाइनल होगा, हमें लगता है कि जून महीना बीत करके जुलाई में तुरंत आपका पेपर हो जाएगा, क्योंकि ये राज्य के ऊपर एक बड़ा दबाव होता है ना। और आप कह सकते हो कि हमारी संस्थाएं चुप नहीं बैठी हैं। आपने बीच बीच में देखा होगा कि कहीं ऑनलाइन परीक्षा का, कहीं ऑफलाइन परीक्षा का, कहीं सेंटर लेने का। तो ये बात तो तय है कि आपका परीक्षा कब आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा, दरवाजे पे दस्तक दे देगा, अरे भाई साहब जुलाई महीना आ चुका है, हम आ गए हैं, ठीक है। तो अप्रैल और मई, जून, यही चीज़ें आपको बचती हैं। सर थोड़ा तेज़ बोला करें, वारियाँ से ग्लूकोज का डब्बा ट्रांसफ़र करा देते तो हम तेज़ नहीं है भाई, यहीं गटरिया फाड़ के बोल देंगे। तेज़ बोलने से का नया चीज़ मिल जाएगा, पहले ही बताओ। कोई नया चीज़ मिल रहा हो तो बता दो, हम तेज़ बिल्कुल बोलेंगे। दवाई खा के बोलेंगे लेकिन हम तेज़ बोलेंगे अगर तेज़ बोलने से कुछ नया मिल रहा हो। जितना संदर्भ हम धीरे धीरे बोल करके बेहतर तरीके से बता पाएंगे, हमें नहीं लगता कि तेज़ बोलने से कोई आधार होगा, ठीक है। चलो, चीखने चिल्लाने वाला दौर चला गया, और जितने लोग चीख चिल्ला रहे हैं ना, क्या स्थिति है सबको पता है। बेहतरीन तरीके से शांति से समग्र रूप से पढ़ाई करिए, वही मेन आधार है। क्योंकि परीक्षा में चीखने से नहीं प्रश्न आता है, परीक्षा में शांति से सहज लहजे से सीखा गया प्रश्न आप सॉल्व कर पाते हैं, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। बेगम हजरत महल, खासा अगर देखा जाए तो 1857 की क्रांति के संदर्भ में लखनऊ की जब बात की जाए तो लखनऊ से इनका संबंध आपको दिख मिलता है। लखनऊ की जब बात की जाए तो आप भी जानते हैं 1857 की क्रांति में खास क्या होता है, लखनऊ के परिप्रेक्ष्य, चूँकि आप भी जानते हैं इनके क्या बोलते हैं हम, नवाब वाजिद अली शाह। नवाब वाजिद अली शाह की जब बात की जाए तो नवाब वाजिद अली शाह जो होते हैं वह मुख्य रूप से आपको दे मिलते हैं खासा लखनऊ के अंतिम नवाब, ठीक है। तो क्या बोला जाता है, लखनऊ के अंतिम नवाब की जब बात की जाए तो लखनऊ के ये एक तरीके से अंतिम नवाब भी कहे जाते हैं, लखनऊ के अंतिम नवाब भी माने जाते हैं। हालांकि नवाब के रूप में अगर देखा जाए तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, खासा अगर देखा जाए तो इन्होंने एक पुत्र को भी दो लिया था जिसका नाम था विरजिस कादिर, ठीक है। तो विरजिस कादिर का नाम ध्यान रखिएगा। विरजिस कादिर की जब बात की जाए तो ये क्या थे, ये इनके एक दत्तक पुत्र भी थे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्लियर। आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है कि प्रयागराज के अंतर्गत एक स्तंभ लेख है, इसे किसके द्वारा पढ़ा गया था, यह नाम आपको दिख मिलता है किसके रूप में, प्रयागराज का स्तंभ लेख। बेसिक अगर देखा जाए तो यह नाम देखने में मिलता है। हाँ बिल्कुल, बार बार हम कहते हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, लेकिन आपने कभी सुना है कि जो हमारे माझी मैन है, हमारे आइडल, उन्होंने केवल हथौड़ा चलाया था, ये नहीं किया था कि बिल्कुल चिल्ला रहे थे पाथर के सामने, टूट जाओ नहीं तोड़ डालेंगे फोड़ डालेंगे, आ ई यू ऐजा वैजा, कुछ नहीं किया था। और हमें लगता है वो जो फोड़ रहे थे हथौड़ा से पत्थर भी, तो ऐसा नहीं रहता था कि 3 राउंड मारे बहुत तेज तेज, अकबर बैठ के आज फूट जाते तो चले जाते सजवा तक, 22 साल लगा था। यानी सहज लहजे में व्यवस्थित तरीके से, ये आपका टारगेट होना चाहिए कि अंतोगत तो हमें करना है, ये नहीं होना चाहिए कि तुरंत ही करना है, ठीक है। चलो, यहाँ पर हम किसकी बात करें, प्रयागराज स्तंभ लेख। बेसिक अगर देखा जाए तो ये किसके द्वारा पढ़ा गया, पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, अगर हम अशोक के शिलालेखों वगैरह की बात करें तो इसको पढ़ने का जो पहला कार्य किया गया था, मुख्यतः आप कह सकते हो कि अशोक के जितने भी आपके शिलालेख वगैरह हैं वह मुख्य रूप से आपके पढ़े गए, ये तो पहली बात क्लियर है। अगर इनकी बात की जाए तो इनको किसके द्वारा पढ़ा गया था, तो आप भी जानते हैं ये पढ़ा गया था जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। जेम्स प्रिंसेप की जब बात की जाए तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, इन्होंने इसको कब पढ़ा था, तो 1837 में, ठीक है। 1837 की जब बात की जाए तो इनके माध्यम से अलग अलग लोकेशन में, ठीक है, अलग अलग लोकेशन की जब बात की जाए तो अलग अलग लोकेशन में आपको देख मिलता है। सर ये ड्रामाबाजी मुझे नहीं पसंद, लेकिन हमें करना है, हम यही करते हैं, ठीक है, हमें यही पसंद है, और कोनो दिक्कत, और हम यही करेंगे। अब बताओ क्या करोगे, नहीं पढ़ना ना, बंद कर दो मोबाइल, खून दो, कूच दो, पानी में फेंक दो, या खुद कूद जाओ, देखो गांव कोई पुलिया हो वहाँ पे कूद जाओ, घर में देखो पंखा लगा है रस्सी लगा के लटक जाओ, हम यही करेंगे, ठीक है। नहीं पढ़ना है ना पढ़ो, भाड़ में जाओ। जेम्स प्रिंसेप 1837 का नाम ध्यान रखिएगा। प्रयागराज के परिप्रेक्ष्य में प्रयागराज का जो स्तंभ लेख है अशोक के द्वारा स्थापित किया गया, अशोक का अभिलेख। इवन अगर देखा जाए तो अशोक के परिप्रेक्ष्य आप भी जानते हैं
इसको हम एक और नाम देते हैं, खास करके रानी का अभिलेख भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? रानी का अभिलेख भी कहते हैं। रानी का अभिलेख क्यों कहा जाता है? रानी के अभिलेख की जब बात की जाए तो ये मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि पहली बार अगर हम यहाँ पे बात करें तो अशोक की किसी रानी का जिक्र मिलता है। अगर देखा जाए तो पहली बार रानी का मतलब आप कह सकते हो कि एक रानी होती है जिनका नाम है रानी कारुवकी। ठीक है, तो रानी कारुवकी की जब बात की जाए तो रानी कारुवकी का यहाँ पे क्या होता है, पहली बार यहाँ पे क्या होता है, जिक्र मिलता है। खासा अगर देखा जाए तो इस परिप्रेक्ष्य में ध्यान रखिएगा, यहाँ पे रानी कारुवकी का जो जानकारी मिलता है वो क्या मिलता है, ये जानकारी मिलती है कि रानी यहाँ पे आती थी आपके प्रयागराज में, और जब यहाँ पे मेला वगैरह लगता था, कुंभ मेला वगैरह, तो उस टाइम पे दान वगैरह देती थी। तो इसी कारण से इसको रानी के संदर्भ में हम लोग कई बार क्या बोलते हैं, दान का अभिलेख भी बोल देते हैं। दान का अभिलेख जो बोला जाता है वह बेसिकली आपको इसी के संदर्भ में दिया जाता है। तो अगर देखा जाए तो दान का अभिलेख भी कहा जाता है। बस एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, खास करके प्रयागराज में एक आपके अशोक का अभिलेख है, लेकिन यहीं पे एक नाम और आपने सुना होगा, किसके बारे में? प्रयाग प्रशस्ति के बारे में। तो प्रयाग प्रशस्ति की जब बात की जाए तो प्रयाग प्रशस्ति भी ध्यान रखिएगा, ये भी आपको यहीं पे देख मिलता है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका संबंध किससे है, तो आपने कई बार सुना होगा एक व्यक्ति जिनकी हम बात करते हैं, किसके बारे में? खास करके राजा हर्ष के बारे में। हर्ष की जब बात की जाए तो राजा हर्ष को आधारित करते हुए ये प्रयाग प्रशस्ति आपकी स्थापित कराई गई है। उनका नाम क्या था? हर्षदेव के दरबारी कवि थे। ठीक है, हर्ष के एक दरबारी कवि थे, और दरबारी कवि के परिप्रेक्ष्य में उनके द्वारा क्या किया गया था, ये आपके प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई है। खासा अगर देखा जाए तो हरिसेन नाम आता है। ठीक है, हरिसेन की जब बात की जाए तो हरिसेन के द्वारा ये आपका लिखाया गया है। तो राजा हर्ष के एक दरबारी कवि थे जिनका नाम था हरिसेन, और इनके द्वारा प्रयाग प्रशस्ति आपकी लिखवाई गई है। तो दो आपको नाम देखे मिलते हैं। वैसे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, खास करके जब हम अशोक की बात करते हैं, अशोक के बारे में एक नाम और आपने सुना होगा, हमारे यहाँ पर एक नाम आता है अहरौरा का अभिलेख। अहरौरा का अभिलेख कहाँ पे पड़ता है? अहरौरा के अभिलेख की जब बात की जाए तो ये ध्यान रखिएगा, ये हमारी यूपी में खास करके आपने सुना होगा गोरखपुर में। ठीक है, गोरखपुर की जब बात की जाए तो गोरखपुर में देख मिलता है। और यहीं पर अगर देखा जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा, कई बार आपने सुना होगा सोहगौरा के बारे में। सोहगौरा अभिलेख ये कहाँ पे पड़ता है? तो सोहगौरा अभिलेख की जब बात की जाए तो यह हमारे यहाँ पर देख मिलता है किसके रूप में? खास करके आपने सुना होगा किसके बारे में, जब हम बात करते हैं मिर्ज़ापुर के बारे में, तो मिर्ज़ापुर ज़िले में आपको देख मिलता है। और अशोक के माध्यम से आपने सुना होगा कि ये अशोक से संबंधित सबसे छोटा अभिलेख माना जाता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये नाम ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये हर्ष नहीं, समुद्रगुप्त होंगे। ठीक है, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि के रूप में जाने जाते थे। किसका नाम था? हरिसेन। ठीक है, तो सोहगौरा अभिलेख की जब बात की जाए तो सोहगौरा मिर्ज़ापुर में देख मिलता है, जो क्या माना जाता है, आज के संदर्भ में सबसे छोटा अभिलेख माना जाता है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे अहरौरा अभिलेख जो आपके गोरखपुर से समेत आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में रानी का अभिलेख भी कहते हैं और इसे दान का अभिलेख भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। क्लियर? आगे की जब बात की जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा कि पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञों का विवरण हमें किस एक लेख में मिलता है? पुष्यमित्र शुंग की जब बात की जाए तो यह आपको देखने को मिल जाता है। पुष्यमित्र शुंग की जब बात की जाए तो ये आपको देखने को मिल जाता है। और एक चीज़ यहाँ पे आप लोग करें, ये वाला मिर्ज़ापुर है, ये गोरखपुर में है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप सही है, सोहगौरा अभिलेख। ठीक है, सोहगौरा अभिलेख ये होगा गोरखपुर में, अहरौरा आपके मिर्ज़ापुर में। ठीक है, आप सही है ना। चलो, पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग की जब बात की जाए तो इनके अश्वमेध यज्ञों के बारे में चर्चा मिलती है। यज्ञों की जब बात की जाए तो इलाहाबाद लेक में मिलता है, सारनाथ लेक में मिलता है, मथुरा लेक में, या फिर आपके अयोध्या लेक में। बेसिक अगर देखा जाए तो इसका संबंध क्या होगा? नाम की जब बात की जाए तो इसका संबंध किससे होगा? अश्वमेध यज्ञ। मुख्य अगर देखा जाए तो अश्वमेध यज्ञ का पुराने समय में जो एक मतलब होता था वो ये होता था कि कोई राजा
जो कह सकते हो ये लोक का रहने वाला था, उसका ये मानना होता था कि पूरी पृथ्वी पर उससे जैसा कोई विजेता राजा नहीं है, और उस दशा में वो सामान्य अवस्था में अपनी शासन परंपरा में खुद को एक तरीके से बलवती दर्शाने के लिए वह समय समय पर अश्वमेध यज्ञ करता था। अब अश्वमेध यज्ञ की बात की जाए तो ये किसके द्वारा कराई गई है, तो ये पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कराई गई है। पुष्यमित्र शुंग की जब बात की जाए तो इनके द्वारा यह यज्ञ आपका कराया गया है। बताया जाता है कि पुष्यमित्र संघ की जब बात की जाए तो ये हिंदू राजा के रूप में जाना जाता है। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इसने दो दो क्या किए थे, यहाँ पे यज्ञ कराए थे। तो अयोध्या अभिलेख से 2 अश्वमेध यज्ञ के बारे में जानकारी मिलती है। तो 2 अश्वमेध यज्ञ जो है वो आपके पुष्यमित्र शुंग के द्वारा क्या किया गया था, यहाँ पे आपका शुरू कराया गया था। इवन अगर देखा जाए तो इसी खास करके नाम में ध्यान रखिएगा, पुष्यमित्र शुंग की जब बात की जाए तो इसके अलावा अयोध्या का नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि अयोध्या काफ़ी चर्चा में रहती है। यहाँ पे 5 कितने 5 जैन तीर्थंकर का भी जन्म आपको दिख मिलता है। तो 5 जैन तीर्थंकर की जब बात की जाए तो 5 जैन तीर्थंकर के जन्म के संदर्भ का भी नाम यहाँ पे आपको दिख मिलते हैं। बेसिक आप भी जानते, चूंकि आप पुष्यमित्र शुंग की बात आप करें, बिल्कुल आपने सत्य कहा कि हमारे यहाँ पर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पतंजलि। पतंजलि बेसिकली कहाँ से समय थे, पतंजलि की जब बात की जाए जो गोंडा से समय थे, और गोंडा अर्थात आप कह सकते हो कि ये योग के जो योग सूत्र है उसके जन्मदाता माने जाते हैं। तो इनका संबंध इसी के दरबार से आपका माना जाता है, ठीक है। तो इन्हीं के दरबार से यह नाम माना जाता है, पुष्यमित्र शुंग का भी, ठीक है। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। अयोध्या अभिलेख जिसमें आपके 2 खास करके यज्ञों के बारे में जानकारी मिलती है, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो अयोध्या के अंतर्गत ही 5 तीर्थंकरों का भी जन्म आपको बेसिक देखने को मिल जाता है, ठीक है। एक नाम आता है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस एक शहर में उत्तर प्रदेश दर्शन पार्क स्थापित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश दर्शन पार्क की जब बात की जाए तो ये आपका स्थापित किया जा रहा है। नाम की जब बात की जाए तो ये नाम किससे समित होगा, तो ये समित होगा बनारस से, अयोध्या से, या अगर यहाँ पे देखा जाए तो प्रयागराज में, या फिर आपके लखनऊ में। आज नाम की जब बात की जाए तो इस नाम का संबंध हमें देखने को मिल जाता है। और एक काम जरूर करिएगा कि आप लोग अगर इस चैनल पे जुड़े हैं तो इस चैनल को भी लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम किसकी बात करें, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश दर्शन पार्क, ये कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है। दर्शन पार्क बेसिकली अगर देखा जाए तो इसका संबंध क्या है, तो दर्शन पार्क के बारे में हमने बताया था कि आज आप कूड़ा और कचरा का नाम सुनते हैं। तो कूड़े कचरे की जब बात की जाए तो पुराने जो कूड़े कचरे होते हैं, प्लास्टिक का हो गया, लोहे का हो गया, तो उन सब से क्या किया जा रहा है, हमारे लखनऊ में एक ऐसा पार्क डेवलप किया जा रहा है। और दर्शन पार्क क्यों नाम दिया गया है, क्योंकि इसके अंतर्गत यूपी की जो भी विविधताएं हैं, उत्तर प्रदेश के जितने भी आपके दर्शनीय स्थल हैं, अगर उनकी बात की जाए तो उन चीज़ों को यहाँ पे डेवलप किया गया। जैसे इमामबाड़ा यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। इमामबाड़ा के अलावा अगर देखा जाए तो जैसे ताजमहल बनाया गया है, ठीक है। ताजमहल की जब बात की जाए, या फिर और भी जो चीज़ें होती हैं, अगर इन सब की बात की जाए तो ये सारी चीज़ें क्या की गई हैं, इसके अंदर कूड़े कचरे से बनाई गई हैं। तो बड़ा महत्वपूर्ण होता है, आपके लखनऊ में आपको देखने को मिल जाता है। तो लखनऊ की जब बात की जाए तो ये दर्शन पार्क खासा ध्यान रखिएगा, कहाँ पे, लखनऊ के अंदर देख मिलता है। अच्छा, दर्शन पार्क से आपको नाम याद आना चाहिए, हमारे यहाँ पर अभी क्या किया गया है, वेस्ट टू वेटलैंड बनाया गया है। ये वेस्ट टू वेटलैंड क्या है, दर्शन पार्क जो है वो कूड़े कचरे से बना है, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो वेस्ट टू वेटलैंड की जब बात की जाए तो ये कहाँ पे, तो ये आपके नोएडा में बनाया गया है। इसका संदर्भ क्या था, ये संबंध ऐसा था कि हमारे यहाँ पर एक लोकेशन था जिसमें कूड़े कचरे फेंके जाते थे। तो उस कूड़े कचरे वाले लोकेशन को क्या किया गया, चिन्हित किया गया, और वहाँ पे अगर देखा जाए तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर एक लोकेशन जहाँ पे लोग घूमने टहलने जा सके, ताल तलैया के रूप में डेवलप कर दिया गया। तो वेस्ट टू वेटलैंड आपका बनाया गया। इसी तर्ज पर अगर देखा जाए तो एक नाम और ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर अभी चर्चा में था सप्तर्षि पार्क, और साथ ही साथ वेदवन। सप्तर्षि पार्क और वेदवन पार्क की जब बात की जाए तो ये कहाँ पे डेवलप किया गया, तो ये दोनों जो आपके डेवलप किए गए हैं, ये बेसिक आप जानते हैं हमारे ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। ग्रेटर नोएडा की जब बात की जाए तो ग्रेटर नोएडा के अंतर्गत यह आपको देखने को मिल जाता है। तो ग्रेटर नोएडा में सप्तर्षि पार्क और वेदवन पार्क आपको देख मिलता है। वैसे नामों की जब बात की जाए तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आपके लखनऊ में आपने सुना होगा कुत्ता पार्क भी अभी हाल फिलहाल में डेवलप किया गया था। लखनऊ की जब बात की जाए तो यहाँ पे अंबेडकर पार्क भी है, और यहीं पर अगर देखा जाए तो एशिया का सबसे बड़ा पार्क जिसको हम खास करके नाम देते हैं जनेश्वर मिश्रा पार्क,
ठीक है। तो जनेश्वर मिश्रा पार्क भी यहाँ पे आपको देख मिलता है, ठीक है, जनेश्वर मिश्रा पार्क। बताया जाता है कि एशिया में अब तक का सबसे बड़ा ये पार्क होता है, ठीक है। तो ये सारे कुछ पार्क वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और बिल्कुल आपने सही कहा कि एशिया की जब बात की जाए तो एशिया के अंतर्गत, ठीक है, एशिया के अंतर्गत जो एक डीएनए की बात की जाए तो डीएनए फिंगरप्रिंट को आधारित करते हुए एक यहाँ पे क्या किया गया है, एक आपका सेंटर भी स्थापित किया गया है लखनऊ में। अभी आपने पिछले दिनों में देखा था कि हमारे यहाँ पर अमित शाह जी गए थे और कुर्सी रोड जो है उसी पे इसकी स्थापना की जा रही है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कुत्ता पार्क की जरूरत क्यों पड़ी? कुत्ता पार्क इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग शहरों के कुत्ता घरों में पालते हैं, तो उन कुत्तों में आपने देखा होगा कि कुत्ते वाली प्रवृत्ति नहीं रह गई। वो कुत्ता सोफे पे सोता है, बेड पे सोता है, कार में बैठ के घूमता है, तो उसके आंतरिक शक्ति को जगाने के लिए कि बेटा तुम कुत्ते हो, कुत्ते जैसे रहा करो, बड़बड़ी ना बना करो, ठीक है, भौंकना तुम्हारा कला है और इधर उधर की जो रोटी पड़ी होती है उसको खाना तुम्हारा कार्य है। ये कटोरा में दूध पी के अपने आप को कम्प्लान बॉय के तरीके से कंपेयर ना किया करो। तो इसी कारण से एक पार्क बनाया गया जहाँ पे इन कुत्ते को इनकी असली जो औकात होती है उसे दिखाने के लिए कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट वगैरह रखाए गए और ये बोला गया तुम जाके कुत्ते के तरीके से व्यवहार करो, अपने अंदर की आत्मशक्ति को पहचानो, उसके लिए ये आपका डेवलप किया गया। अरे सीधी सी बात है, कुत्ता पार्क भाई घर में रहेगा तो कुत्ता कहाँ होगा, जानवर रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो उसके परिप्रेक्ष्य में भाई स्वास्थ्य की जरूरत सबके लिए होती है, तो उस स्वास्थ्य की ज़रूरत को दर्शाने के लिए कि वो वहाँ जाए, कम से कम पार्क में घूमे टहले मालिक के साथ, ठीक है। चलो आगे की बात करें। कहा जा रहा है कि जटायु रिवर क्रूज ये हमारे यूपी में शुरू किया गया। जटायु रिवर क्रूज की जब बात की जाए तो ये नाम आपको दिख मिलता है लखनऊ में, बनारस में, प्रयागराज में या फिर आपके अयोध्या में। नाम की जब बात की जाए तो यह नाम देखने को मिल जाता है किस परिप्रेक्ष्य में? उत्तर प्रदेश में जटायु रिवर क्रूज। जटायु रिवर क्रूज की जब बात की जाए तो यह नाम आपको दिख मिलता है। एक्चुअली अभी हमारी सरकार जो है, मतलब हम सरकार कम कह सकते हैं कि मतलब हमारे यहाँ पर जो विशेष नाम आपको दिख मिलता है अलग अलग पहलू को लेकर के डेवलपमेंट के संदर्भ में। तो डेवलपमेंट के संदर्भ में अभी आपने सुना होगा किसके बारे में, हमारे यहाँ पर अलकनंदा क्रूज। अलकनंदा क्रूज की जब बात की जाए तो ये सेवा अभी हाल फिलहाल में चालू की गई। कहाँ पे चालू किया गया था? तो ये चालू किया गया था बनारस में। तो पर्यटन को कैसे हम बढ़ावा दे सकते हैं, कैसे उसको आकर्षित कर सकते हैं, उसके लिए ये पहलू आपका चालू किया गया। अभी आपने सुना था कुछ दिन पहले आपके रामायण क्रूज के बारे में। तो रामायण क्रूज की जब बात की जाए तो रामायण क्रूज भी हमारे यहाँ पर चालू किया गया। रामायण क्रूज की जब बात की जाए तो ये बेसिक कहाँ पे, ये आपके अयोध्या में, अयोध्या के अंतर्गत रामायण क्रूज। अभी आपने सुना था कि हमारे यहाँ पर सोलर फेरी चलाई जाएंगी। सोलर फेरी की ज़रूरत कहाँ पे है? तो सोलर फेरी की जब बात की जाए तो ये चलाई जाएगी आपके बनारस के अंतर्गत। बनारस में सोलर फेरी आपकी चलाई जाएगी। अच्छा, सोलर फेरी से ही ध्यान रखिएगा, चूंकि सोलर से चलेंगी तो यहीं पर ध्यान रखिएगा। एक सीएनजी नाव की जब बात की जाए तो सीएनजी नौका भी चलाने की बात चली थी, और इसी तरीके से तैरता हुआ सीएनजी पंप, ठीक है। तो तैरता सीएनजी पंप की जब बात की जाए तो तैरता हुआ एक जो सीएनजी पंप है वो भी आपका यहाँ पे दिख मिलता है। तो सीएनजी नाव और सीएनजी पंप ये दोनों आपको चलाया गया। बेसिक अगर आपने देखा होगा तो अभी हमारे प्रयागराज में क्या चलाने की बात चली थी, शिकारा बोट चलाने की बात थी, ठीक है। तो शिकारा बोट की जब बात की जाए तो ये चलाने की बात थी। अच्छा, प्रयागराज से एक नाम याद आना चाहिए, प्रयागराज में रोपवे चलाया जाएगा, इसकी भी व्यवस्था चलाई जा रही है, ठीक है। तो प्रयागराज में भी शहरी क्षेत्र है उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे आप कह सकते हो कि प्रयागराज में भी ये आपका चलाया जाएगा, ठीक है। बेसिक अगर देखा जाए तो अभी आपने सुना था गोरखपुर में क्या चालू किया गया था? तो गोरखपुर में एक क्वीन क्रूज की जब बात की जाए तो क्वीन क्रूज सेवा आपकी चालू की गई। क्वीन क्रूज की जब बात की जाए तो ये सेवा आपके चालू की गई। बाकी जटायु की जब बात की जाए तो जटायु का संबंध किससे है? तो ये अयोध्या में, जो बेसिकली आप कह सकते हो सरयू नदी के किनारे स्थित है। तो सरयू नदी में कैसे पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके उसके लिए आपका चालू किया गया। बेसिक अगर देखा जाए तो इस परिप्रेक्ष्य में एक व्यवस्था और चालू की गई है हमारे यहाँ पर, सोलर नौका, ठीक है। तो सोलर नाव भी आपके यहाँ पे चालू की गई है। सिरका जम्मू, सिरका नहीं शिकारा कहते हैं, ठीक है। तो शिकारा जम्मू कश्मीर में चलती है, तो उसी को कॉपी करके हमने यहाँ पे लाया है, ठीक है। हाँ बिल्कुल। अयोध्या की जब बात की जाए तो अयोध्या में हार्ट कुक्ड मील योजना ये भी आपकी चालू की गई। हार्ट कुक्ड योजना के अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे आपने सुना होगा किसके बारे में, खास करके रानी हो स्मारक।
और रानी हुई स्मारक के अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इसके बारे में अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि की जब बात की जाए तो महर्षि वाल्मीकि के नाम पे ध्यान रखिएगा। महर्षि वाल्मीकि जो आपका एयरपोर्ट है वो भी आपको यहाँ पे देख मिलता है। और यहाँ का रेलवे स्टेशन जो है वो क्या है, वह अयोध्या धाम के नाम से। तो अयोध्या धाम की जब बात की जाए तो अयोध्या धाम जंक्शन के रूप में इसकी स्थापना करी गई है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 300 यूनिट फ्री बिजली देखो, उल्लू बनाने के लिए कुछ भी लोग कर सकते हैं और कुछ भी बना दिया जाता है। 300 यूनिट बिजली कैसे फ्री मिलेगी? हैं, कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, पहले दमा के पैसा लगाना पड़ेगा तब जाके मिलेगा। ठीक है, तो ये तो बात वही हो गई ना। आप बैंक में पैसा फिक्स कर दीजिए तो क्या बैंक वाला ब्याज नहीं देगा? बात तो वही हुआ ना। सूदे उठा दीजिए पैसा, महीना में आता रहेगा, वही आप लगाते रहिए। तो वही सीन यहाँ पे है। नो डाउट आपके घर पे सोलर पैनल लगेगा और उससे क्या होगा, बिजली बनेगी। लेकिन एक चीज़ आप भी जानते हैं, गांव देहात में कितना घाम होता है। ठीक है, दोपहर 12 बजे तो जाके 1 घंटा घाम चढ़ेगा और 2 बजे का होगा छैया आ जाएगा। तो उस दशा में क्या होगा वो जो सोलर पैनल है वो पे खाली पानी मारिएगा, उससे कभी बिजली उजली नहीं बनेगी। ठीक है, खाली फजूल का होता है, कुछ बोल दिया कुछ कर दिया, काहे के लिए परेशान हो रहे हो, आगे बढ़ो। यहाँ पे बात की जा रही कि निम्नलिखित में से डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के किस शहर में नहीं लगाई जा रही है? ये नाम आपको दे मिलता है चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज। 50% की गलत बात है, उसमें 60% सब्सिडी मिल रही है। 60 नहीं, 75% सब्सिडी मिल रही है। मतलब आप कह सकते हो कि 60,000 रुपये का खर्च जो है पूरा 1 किलोवाट पे लगाने पे आ रहा है, तो 30% मतलब 50% तो केंद्र सरकार दे रही है और फिर 15,000 जो है वो राज्य सरकार दे रही है। आपको केवल लगाना है 15,000 रुपये, लेकिन 1 किलोवाट पे 15,000 रुपया लग रहा है। कौन ऐसा घर होगा सिंगल सा? एक चीज़ बताइए, आपके घर पे शादी ब्याह पड़ता है तो होगा सबके घर पे। तो जनरेटर जो लगता है, 1-2 जनरेटर लग जाता है ना कम से कम आपके घर पे बिजली देने के लिए। एक जनरेटर की जो वैल्यू होती है वो 5 kV की होती है। अब आप समझिए 5 किलोवाट का लगाने में कितना खर्च लगेगा। 15-25-75 हज़ार रुपया एक मुश्त लगाना है, वो आप वाला हिस्सा है। और 5 किलोवाट लगाने के लिए 6-25-30 मतलब 3 लाख रुपया शुरू में लगाना पड़ेगा। सब्सिडी तो बाद में आएगी ना, जब आपका लगभग जाएगा 4-6 महीना, साल भर पूरी आ जाएगा। सरकारी काम है, इतने जल्दी सब्सिडियों नहीं मिलेगी। ठीक है, मिलेगी, आराम से मिलेगी। कहें जब आपका फाइल तैयार होगा, जाएगा, मिलेगा, आएगा, रजिस्ट्री पे वो होगा, मुआयना होगा। कहीं बोल दिया फर्जी लगवाया हो तब क्या करोगे? न इधर के न उधर के। ठीक है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए। बहरहाल सुनने में बहुत अच्छा लगता है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ये उत्तर प्रदेश के किस शहर में नहीं होता है? ये नाम समेत है इलाहाबाद, चित्रकूट या फिर प्रयागराज या फिर आपके कानपुर में, यह नाम समेत होता है। नाम की जब बात की जाए तो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की जब बात की जाए तो यह कहाँ पे आपका डेवलप किया जा रहा है? बेसिक आप भी जानते हैं कि हमारे पूरे भारत में सरकार का एक लक्ष्य है कि हमें क्या करना है, रक्षा उत्पादन करना है। ठीक है, क्या करना है? रक्षा उत्पादन करना है। अब रक्षा उत्पादन करना है तो रक्षा उत्पादन करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को क्या किया जाएगा, यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। उस दशा में आप कह सकते हो कि हमारे एक तो दक्षिण भारत में डिफेंस कॉरिडोर बनाया जा रहा है, एक उत्तर भारत में बनाया जा रहा है। अब उत्तर भारत की जब बात की जाए तो उत्तर भारत में खास करके उत्तर प्रदेश को चिन्हित किया गया है और उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कुल 6 लोकेशन को क्या किया गया, यहाँ पे चिन्हित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश की जब बात की जाए तो 6 नोड क्या है इसमें आपके चिन्हित किए गए हैं। 6 नोड की जब बात की जाए तो ये 6 नोड कौन से होते हैं? तो ये जो 6 नोड होते हैं मुख्यतः आपने सुना होगा कानपुर है, कानपुर के अलावा अलीगढ़ है, अलीगढ़ के अलावा आपका चित्रकूट है, चित्रकूट के अलावा आपका आगरा है, आगरा के अलावा आपका झांसी है और झांसी के अलावा आपका लखनऊ है। तो ये 6 लोकेशन क्या हैं इसमें आपके चिन्हित किए गए हैं, जिसमें सरकार की जब बात की जाए तो सरकार का जो संदर्भ है वो यही कहता है कि हमें क्या करना है, इन लोकेशन पे रक्षा से संबंधित विभिन्न प्रकार के उत्पादों को उत्पादित करना है। तो इस दशा में क्या होगा, इस दशा में इनको यहाँ पे क्या किया गया, चिन्हित किया गया। अच्छा साथ है, हाँ बिल्कुल, अभी एक नया स्थल इसमें जोड़ा गया है, क्योंकि जब शुरू किया गया था तो शुरुआती दौर में ये आपके केवल 6 चिन्हित था। ठीक है,
शुरुआती दौर में ये केवल 6 थे, लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में इसमें एक नया जोड़ा गया है और वह कौन सा है, तो आपका बांदा है। ठीक है, तो डिफेंस कॉरिडोर में पहले 6 नोट चिन्हित थे, लेकिन अब क्या हो गए हैं, 7 हो गए हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। क्लियर। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो बेसिक ध्यान रखिएगा, प्रयागराज इसमें चिन्हित नहीं है। प्रयागराज की जब बात की जाए तो प्रयागराज इसमें चिन्हित नहीं है। चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ ये आपके चिन्हित हैं। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल में बांदा ऐड किया गया है, ये आपका 7वें नंबर का हो जाता है, लेकिन जब शुरू किया गया था तो उस टाइम पे केवल 6 आपके चिन्हित थे। वर्तमान में हमारे रक्षा मंत्री कौन है, तो वर्तमान हमारे रक्षा मंत्री की जब बात की जाए तो उनका नाम होता है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह की जब बात की जाए तो राजनाथ सिंह कौन है, ये हमारे में रक्षा मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। एक नाम आता है अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत किस शहर में इसकी स्थापना की जा रही है, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत खास करके हम किसकी बात करें, एक विद्यालय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से। हमारे यूपी में कई सारे विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं, लेकिन जब हम चिकित्सा विश्वविद्यालय की बात करें तो चिकित्सा के रूप में हमारी यूपी का जो पहला माना जाता है वह कौन माना जाता है, तो यूपी का पहला माना जाता है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये कब स्थापित हुआ, 1911 में स्थापित हुआ है, राजधानी लखनऊ में पड़ता है। राजधानी लखनऊ के अंतर्गत ही आपने सुना होगा, और भी कुछ नाम आपको देख लेते हैं। खासा अगर देखा जाए तो कौन कौन से हैं, तो मुख्य रूप से आप सुना होगा, अगर यहीं पे देखा जाए तो आपने सुना होगा जैसे एक संजय गांधी पीजीआई सेंटर। ठीक है, तो संजय गांधी पीजीआई सेंटर की जब बात की जाए, पोस्ट ग्रेजुएट सेंटर, ये आपको लखनऊ में ही देख मिलता है। इवन यहीं पे अगर देखा जाए तो आपने नाम सुना होगा किसके बारे में, राम मनोहर लोहिया। ठीक है, तो राम मनोहर लोहिया की जब बात की जाए तो राम मनोहर लोहिया के नाम से भी क्या होता है, एक यहाँ पे मेडिकल कॉलेज आपको दिख मिलता है। इवन इसके अलावा अगर देखा जाए तो अभी आपने सुना होगा किसके बारे में, एक अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से विद्यालय यहाँ पे स्थापित किया गया है। हाल फिलहाल में एक बात चली है कि कल्याण सिंह के नाम पे भी क्या होगा, शायद एक यहाँ पे सेंटर स्थापित किया जाए। तो कल्याण सिंह की जब बात की जाए तो कल्याण सिंह के नाम पे भी एक यहाँ पे विद्यालय स्थापित किया जाएगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी की जब बात की जाए तो ये चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पे, ये आपके राजधानी लखनऊ में होगा। हमारी यूपी की जब बात की जाए चिकित्सा व्यवस्था में ध्यान रखिएगा, 2 एम्स आपके स्थापित है, एक आपके गोरखपुर में स्थापित है और एक की जब बात की जाए तो एक आपके लाल बरेली में। ठीक है, तो लाल बरेली और एम्स की जब बात की जाए तो यहाँ पर एक एम्स भी स्थापित किया गया है। वैसे एम्स की बात आती है तो एक आयुष एम्स ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पे स्थापित किया गया है, यह आपके स्थापित किया गया है गाजियाबाद के अंदर। गाजियाबाद की जब बात की जाए तो गाजियाबाद का नाम ध्यान रखिएगा। अच्छा, लखनऊ में एक सेंटर और स्थापित किया गया था, शायद आपको याद होना चाहिए, जब हम सीआईएसएफ की बात करते हैं। ठीक है, सीआईएसएफ की जब बात की जाए, मतलब जो हमारे सेंट्रल आर्म्स फोर्स होती है, अगर उनकी बात की जाए तो उनका एक मेडिकल सेंटर भी जो है वो भी आपके कह सकते हो कि चिकित्सा केंद्र आपके लखनऊ में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो सीआईएसएफ की जब बात की जाए तो उसका भी एक जो चिकित्सा सेंटर होता है वो आपके इसी लखनऊ में स्थापित किया गया था। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस एक क्षेत्र में हम लोग सोयाबीन के बारे में देख पाते हैं, अर्थात सोयाबीन की खेतीबाड़ी की जाती है, सोयाबीन की खेतीबाड़ी की जाती है। नाम की जब बात की तो अवध क्षेत्र में, पूर्वांचल में, बुंदेलखंड क्षेत्र में या फिर आपके रुहेलखंड में। नाम की जब बात की जाए तो ये समित होता है। हमारे यूपी में सोनभद्र, सोयाबीन 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 की जब बात की जाए तो सोयाबीन आप भी जानते हैं, माना जाता है कि आज दाल वाले जितने भी आपके तंत्र होते हैं उसमें प्रोटीन प्रोटीन जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो प्रोटीन सर्वाधिक जो पाया जाता है वो आपके दाल वाले तंत्र में, खास करके आप कह सकते हो कि सोयाबीन में पाया जाता है। सोयाबीन की जब बात की जाए तो आपने कई बार सुना होगा हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश को हम लोग क्या नाम देते हैं, तो मध्य प्रदेश को हम लोग नाम देते हैं सोया प्रदेश। तो मध्य प्रदेश को हम लोग सोया प्रदेश के रूप में भी नाम देते हैं। हमारी यूपी में चूंकि मध्य प्रदेश के साथ लगा हुआ लोकेशन जो है बुंदेलखंड, यहाँ पे इसकी अच्छी खासी मात्रा उगाई जाती है, तो इस कारण से बुंदेलखंड क्षेत्र को हम इस परिप्रेक्ष्य में देख पाते हैं। ठीक है, बुंदेलखंड अपने आप में काफ़ी फेमस है, क्योंकि आप भी जानते हैं ये 14 जिलों का प्रमुख समूह होता है, लेकिन 14 जिले के संदर्भ में 7 जिले जो होते हैं वो एमपी से समित होते हैं और 7 जिले जो हैं वो आपके यूपी में समित होते हैं। सरकार ने बोला यूपी के इन 7 जिलों को डेवलपमेंट करेंगे और इसी कारण से नोएडा के तर्ज पर एक बीडा नाम का इंडस्ट्रियल सेंटर, एक शहर यहाँ पे स्थापित करने की बात चली है, जिसका नाम होगा बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, नाम की बात की तो कहा जा रहा है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभ की जब बात की जाए तो ये प्रारंभ हमारे यूपी में किस एक नगर से हुआ और किस एक लोकेशन से हुआ। अभी हमने पीछे चर्चा किया था तो इस पर ज़्यादा समय नहीं गवाएंगे। मेरठ में 10 मई 1857। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, इसको हम सिपाही विद्रोह कहते हैं।
और एक मंदिर काफ़ी चर्चा में रहता है, खास करके अगर हम बात करें तो वर्तमान सरकार उस नाम को हमेशा याद करती है, उसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन के संदर्भ में अगर देखा जाए तो उसका नाम है, आपने सुना होगा, औघड़नाथ बाबा का मंदिर। औघड़नाथ बाबा मंदिर की जब बात की जाए तो ये यहाँ पे देख मिलता है। इवन एक मंदिर और आप सुने होंगे, नौचंदी मंदिर, नौचंडी देवी मंदिर। बेसिक नौचंडी देवी मंदिर की जब बात की जाए तो अभी पिछले पीसीएस पे में यह क्वेश्चन पूछा गया था नौचंडी देवी को आधारित करते हुए, क्योंकि नौचंडी देवी के मंदिर के परिप्रेक्ष्य आप भी जानते हैं, यहाँ पे नौचंदी मेला लगता है। और नौचंडी मेले की जब बात की जाए तो ये मेला कैसे समित है, तो ये पूछा गया हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर के, ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता को आधारित करते हुए। क्योंकि पुराने समय में जो मेले लगते थे उसमें ऐसा नहीं होता था कि हिंदू जाए और मुस्लिम ना जाए, क्योंकि क्रांतिकारी जो होते थे वो हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे। वो समय आप समझिएगा कि जब एक साथ में बैठ कर के अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद मीटिंग किया करते थे, अलग ही दौर था। तो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। तो मुख्य रूप से नौचंदी देवी मेला इसी परिप्रेक्ष्य में माना जाता है, क्योंकि होता क्या था कि पुराने समय में हमारे यहाँ पर जो लोकेशन होते थे पब्लिक प्लेस, वहाँ पे अंग्रेज़ों की हमेशा से गश्त होती थी, तो वो ऐसे क्रांतिकारियों को इकट्ठा नहीं होने देते थे। तो ये कहाँ पे होते, तो मंदिरों में, बड़े बड़े मंदिरों में गर्भगृह होता था। तो गर्भगृह होने की दशा में वहीं पर लोग बैठ करके अपनी मीटिंग वगैरह कर लेते थे। तो जो मेला होता था, इस मेले में कई बार आपके लोग आते थे, यहाँ पे अपनी बातचीत रखते थे। और यही सीन था बाबा औघड़नाथ मंदिर का। औघड़नाथ मंदिर के गर्भगृह में जो सिपाही वर्ग होता था वो आता था, यहाँ पे अपनी मंत्रणा को, मतलब अपनी मीटिंग को जारी करता। और चूंकि ये मंदिर के परिप्रेक्ष्य जाने जाते हैं, क्योंकि जो सिपाही एक वर्ग था जिसका नाम था काली पलटन सिपाही, तो काली पलटन सिपाही के नाते ही कई बार इसको हम क्या बोलते हैं, काली पलटन मंदिर भी कह देते हैं। इसको एक नाम भी दिया जाता है, खास करके औघड़नाथ बाबा मंदिर को काली पलटन मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो हमारे यहाँ पर क्रांति है, उस क्रांति में इन दोनों मंदिरों का काफ़ी योगदान माना जाता है। योगदान वही कि मतलब गर्भगृह इनके लिए पूरी तरीके से खुला होता था, जहाँ पे क्रांतिकारी आकर के क्या करते थे, अपनी बात को एक तरीके से, अपने जो मतलब कह सकते हो कि एक थीम होता था, उसको डेवलप करते हैं। जैसे आपके बीच भी हमेशा आता होगा ना, 3 दिन बीतता होगा तो ऐसे आता होगा, 30 दिन में यूपी पुलिस बने, तो कोई उधर से आता होगा, 22 दिन में यूपी पुलिस बने, तो कोई उधर से आता होगा, 20 दिन में यूपी पुलिस बने, कोई आता होगा, 15 दिन में यूपी पुलिस बने, फिर कोई आता होगा, 10 दिन में निकाले यूपी पुलिस, उधर से कोई आया, 1 सप्ताह मात्र काफी है आपके यूपी पुलिस के लिए, दे दीजिए पूरा दिवस, हम आएंगे 1 दिन के लिए। जब आपका पेपर तिथि सुनिश्चित होगा ना, उसके बाद हम बोलेंगे मात्र 1 दिन में यूपी पुलिस का छक्का छोड़ा देंगे, जुड़िए हमारे साथ, सुबह से लेकर शाम कोई नहीं है काम, ठीक है। चलिए, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, काली पलटन सिपाही। तो ये लोग अपनी मंत्रणा करने के लिए यहाँ पे आते थे। खैर आगे बढ़ते हैं। एक नाम ध्यान रखिएगा कि उर्दू का नाटक है इंद सभा। इंद सभा की जब बात की जाए तो इंद सभा का नाम हमें देखने को मिलता है। एक्चुअली सीन क्या हो गया, टीचर भी नौटंकी काहे ना करे, सीधी सी बात है, छात्र तो वही कर रहा है ना। कहीं पुराने ज़माने में लोग ना पढ़ते थे, हम तो बार बार कहते हैं कुछ ना करो, किताब पकड़ के बैठ जाओ, सिलेक्शन अगर लेना है शांति से पढ़ो। हम लोग पढ़े हैं किताब से, बहुत बेहतर चीज़ होती है, और उसी का दिया हुआ है जो आपके सामने खड़े होकर इतनी बकैती कर पाते हैं। आज अगर यूट्यूब से हम पढ़े होते ना तो शायद कहीं मोबाइल की दुकान खोल के बैठे होते, क्योंकि सही बात है, यूट्यूब पढ़ाई का कोई डरिया नहीं है, मनोरंजन का साधन जरूर है, और उसमें हम गलत नहीं कहेंगे, गलत इस बात को हम बिल्कुल जाहिर नहीं होने देंगे, क्योंकि आप समझिएगा हम लोग तो कुछ नहीं है, उसके आगे कोई बिसात नहीं है। आप अगर जो बड़े लेवल की तैयारी करते होंगे तो आपने देखा होगा यूजीसी का अपना एक खुद का चैनल है, एनसीईआरटी का अपना खुद का चैनल है, जो बड़े बड़े प्रोफेसर वगैरह हैं उनके खुद के चैनल हैं। वो लोग शांत होकर बिल्कुल पढ़ाते हैं, ना कोई चिल्ला गुहार कुछ नहीं, शांति से कैमरे के सामने आते हैं, 1 घंटा पढ़ा के चले जाते हैं। लेकिन उनके व्यू को देखेंगे ना तो क्या होगा, 300 व्यू, 500 व्यू, कहिए तो 50 व्यू, 70 व्यू। अब चूँकि आप भी जानते हैं भाई, देखो यूट्यूब जो है एक तरीके से कहा जाए चाहे ना कहा जाए, लोगों को प्रोफेशन के अलावा एक दूसरा जरिया है प्रोफेशन, ठीक है। तो जब विवय नहीं मिलेगा तो पैसा आदमी कहाँ से कमाएगा, तो उसके लिए नौटंकी करना ही पड़ता है, ठीक है।
नहीं पढ़िए, हम यूँ ना कहते हैं, व्यवस्थित चीज़ों का चुनाव कर लीजिए ना, जो जो चीज़ें बेहतर है उनसे उनका पढ़ लीजिए, बात खत्म। आप लोग क्या होता है सुबहियाँ एकदम चालू कर लेते हैं करंट अफेयर और उसके बाद रतिया के 12 बजे तक चलता रहता है, एक जगह जमे रहते हैं, ये गलत तरीका होता है। करते रहिए, जो चीज़ें आपके समझ में आती हैं, मान लेते हैं कोई टॉपिक नहीं समझ में आता उससे बेहतर पढ़िए ना। भाई देखो टीचर एक रास्ता दिखाने का काम करता है, लेकिन सभी एक का काम करते हैं, ये गलत होता है ना। जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आती उसे बेहतर तरीके से देखिए, आगे बढ़िए, ठीक है, सीखने से बहुत बढ़िया होता है। बंद कर दे ना, बंद ना करो, हमारा दुकान बंद हो जाएगा, ठीक है, बने रहो। चलो यहाँ पे ज़्यादा नहीं, इंद्र सभा की जब बात की जाए तो इंद्र सभा का संदर्भ हमें देख मिलता है। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो गिरजा घर के रूप में 1835 में, मियाँ अमानत 1835 में, महावत खां 1859 में, या फिर रोशन लाल 1835 में, ये सब नाम आपको देख मिलते हैं। अगर इनकी बात की जाए तो इनका संदर्भ क्या होगा, तो ये ध्यान रखिएगा, मियाँ अमानत। मियाँ अमानत की जब बात की जाए तो आपके 1835 में यह नाम आपको देखने को मिल जाता है। नाम की जब बात की जाए तो देश की सबसे बड़ी भूल भुलैया उत्तर प्रदेश में कहाँ पे देख मिलती है, देश की सबसे बड़ी भूल भुलैया जो होती है वह आपको देखने को मिल जाता है। घुटने का दर्द याद करो, अच्छा नहीं वो सीन नहीं रहता, सीधी सी बात बताए ना, यहाँ पे सीन क्या होता है कि हमारी जो आपन खुद की सोचने की क्षमता होती है वो नल हो जाती है, और कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि सामने तो आपके क्वेश्चन आता है, आप लोग हाँ करेंगे करेंगे, तब तक हम टिक कर देते हैं, तो आपको हाँ यही तो था, अभी हम बताने वाले थे। ये सीन बड़ा भयावह होता है कि आप लोग खुद वाला जो प्रैक्टिस करने की, एक जो सोचने की क्षमता होती है ना, उससे भुला चुके हैं। बाकी ये बुरी चीज़ थोड़ी ना है, 1 घंटे में जितना मैटर आपको दे दिया जाता है, 1.5 घंटे 2 घंटे में शायद इतना आप पढ़ के कलेक्ट कर पाएँ, क्योंकि अलग अलग स्रोत से सारी चीज़ें आपकी आती हैं, तो इतनी जल्दी इतना आप नहीं कलेक्ट कर पाएंगे। लेकिन सीन क्या होता है कि हम अपनी सोचने की क्षमता गंवा चुकते हैं। तो जब आप अपनी सोचने की क्षमता गंवा देंगे तो भाई परीक्षा में तो आपका टीचर तो जाएगा नहीं, परीक्षा में जो जाना है वो आपको जाना है। और आप जब जाते हैं तो फिर वही सोचते हैं इसका कौन टिक लगाएगा। तो वहाँ तो कोई है नहीं टिक लगाने वाला, ठीक है, तो वहाँ आपको लगाना पड़ता है, आपकी बुद्धि इतना काम ही नहीं करती है, तो सीन वहाँ गड़बड़ होता है। सबसे बड़ी भूल भुलैया उत्तर प्रदेश में कहाँ पे देख मिलता है। अच्छा, भूल भुलैया की जब बात की जाए तो इसके लिए तो आपने देखा होगा, इसके ऊपर मूवी वगैरह भी बनाई गई है। बेसिक अगर देखा जाए तो हमारे यूपी में जो इमामबाड़ा है लखनऊ का, लखनऊ इमामबाड़ा की जब बात की जाए तो लखनऊ इमामबाड़ा का नाम ध्यान रखिएगा, ये प्रमुख रूप से जाना जाता है किस रूप में, खास करके हमारे यहाँ पर भूल भुलैया के रूप में। तो भूल भुलैया की जब बात की जाए तो भूल भुलैया का नाम ध्यान रखिएगा, ये हमारे यहाँ पे आप जानते हैं कि इसका जो संबंध है बनवाया गया किसके द्वारा, तो आपने सुना होगा आसफुद्दौला के द्वारा। आसफुद्दौला की जब बात की जाए तो आसफुद्दौला के द्वारा क्या है, यह आपका बनाया गया है। कहाँ पे पड़ता है, तो राजधानी लखनऊ की जब बात की जाए तो राजधानी लखनऊ में। हालांकि इसी के पैरेलल अगर देखा जाए तो यहीं पे नाम आपने सुना होगा किसके बारे में, रूमी दरवाजे के बारे में। तो रूमी दरवाज़ा की जब बात की जाए तो रूमी दरवाज़ा का नाम ध्यान रखिएगा, रूमी दरवाज़ा भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। आगे की जब बात की जाए तो नाम ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर ऐसा है जो कंबल उद्योग के लिए जाना जाता है। नहीं देखो रंजीत, इस बात में हम उस व्यक्ति को दोषी कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि चयन आपने किया है ना, चयन का आधार आपका होना चाहिए व्यवस्थित, आप उस चीज़ को खुद महसूस करिए ना, ठीक है, कि आपकी ज़रूरत क्या है, और आपकी ज़रूरत के हिसाब से वो चीज़ें आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। भाई आपकी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं ना, नकारात्मक भी हैं और पॉजिटिव भी चीज़ें हैं, ठीक है, तो आप उसका चुनाव करिए ना। फिल्म में हीरो भी होता है, फिल्म में विलन भी होता है, लेकिन लोग साथ किसका देते हैं, हीरो का साथ देते हैं बस, विलन का कोई नहीं देता है, क्योंकि सबको पता है कि अंतोगत्वा जिससे लाभ होना है, हमारा लाभ किससे होना है, हमारा लाभ उससे होना है जो परीक्षा के मानक के अनुसार पढ़ाए, परीक्षा में जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उसका जो एक आधार हो वो चीज़ें आपको दिखाए, ताकि परीक्षा में अच्छे नंबर हम स्कोर कर पाएँ, ठीक है। तो ये तो चुनाव हम करते हैं ना, इसके लिए हम किसी को दोषी नहीं दे सकते। कंबल निर्माण, बेसिकली कंबल की जब बात की जाए तो मिर्ज़ापुर, देखिए मिर्ज़ापुर की जब बात की जाए तो मिर्ज़ापुर किसके लिए जाना जाता है, ये कालीन के लिए जाना जाता है। कालीन उद्योग की जब बात की जाए तो कालीन उद्योग के लिए इसका नाम देखे मिलता है, ठीक है। मुबारकपुर की जब बात की जाए तो मुबारकपुर तो ऐसा कोई लोकेशन नहीं है। शाहजहाँपुर की जब बात की जाए तो शाहजहाँपुर में भी ऐसा कोई नाम नहीं है। नजीमाबाद ध्यान रखिएगा,
नजीमाबाद की जब बात की जाए तो नमीजाबाद इसमें देख मिलता है। वैसे हमारी यूपी में एक नाम और आपने सुना होगा, निजामाबाद। निजामाबाद की जब बात की जाए तो ये कहाँ पे पड़ता है, ये आजमगढ़ में पड़ता है। आजमगढ़ की जब बात की जाए तो आजमगढ़ की धरती पर निजामाबाद होता है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो आजमगढ़ की धरती निजामाबाद के परिप्रेक्ष्य आप कह सकते हो, यहाँ पे काली मिट्टी के बर्तन बनते हैं। काली मिट्टी की जब बात की जाए तो काली मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वह आपके यहाँ पे बनाए जाते हैं। तो काली मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वह मुख्य रूप से आपको यहाँ पर देख मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नाम की जब बात की जाए तो नाम आता है यूपी जी के स्पेशल। अब यूपी जी के स्पेशल की जब बात की जाए तो ये क्या है, सिद्धार्थ बैच आप भी जानते हैं, आपकी परीक्षाओं के मानक के आधार पर व्यवस्थित किया गया, केवल 99 रुपये में आपको दिया जा रहा है। 1 अप्रैल से अर्थात आज से इसकी क्लासेज भी चालू हो गई हैं। हालांकि आज हमने केवल सिलेबस डिस्कस किया था। तो 3 बजे से लेकर के 4 बजे तक ये आपकी क्लासेज होती हैं। डेली इस पे लाइव क्लास होगी, 1 साल की वैलिडिटी होगी, 1000 के प्रश्न होंगे, यूपी जी के एक ई बुक होगा, हस्तलिखित नोट होगा, क्लास की पीडीएफ होगी और डाउट सेशन होंगे। ये सारी चीज़ें क्या होंगी यहाँ पे आपको देख मिलेंगे। ठीक है, बाकी क्लास की पीडीएफ जो है वो जैसा कि हमने बताया, यही जो एप्लीकेशन है इसी पे आपको मिल जाता है। तो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसी एप्लीकेशन के माध्यम से क्या होगा, इस क्लास की पीडीएफ वगैरह भी आपको मिल जाती है। ठीक है, चलिए तो फिर आज के सेशन को अब हम यहीं विराम देते हैं और पुनः आपसे मुलाकात होगी। 999 सही था, 99 नहीं करना था। अच्छा, नहीं इतना महंगा थोड़ी ना बेचना है। आप सबके लिए जो भी हो पाए ना हमारी तरफ से वो सबसे बेहतर है। और बस भगवान से यही दुआओं में हमेशा मांगते हैं कि कभी छलने वाला गुण हमारे अंदर ना आए, जो सहज हैं ऐसे ही रहें, चाहे जिस परिस्थिति में रहें। क्योंकि शायद इसी कारण से निर्णय लेने में हमें तनिक कठिनाई ना हुई थी कि हमें किसी का साथ चुनना है या फिर अपने दम पे आगे बढ़ना है। क्योंकि हमें लगता है कि दुनिया का एक ही स्वभाव है, अंतोगत्वा यही है कि वो स्टूडेंट को हमेशा हर मोड़ पे छलने की कोशिश करता है। लेकिन चूँकि हम स्टूडेंट बने हैं, हमने स्टूडेंट लाइफ को जिया है, ऐसी बात नहीं है कि वो लोग स्टूडेंट नहीं थे, लेकिन आज की लग्जीरियस लाइफ में उनकी भी मजबूरी हो जाती है, तो उन्हें निकालना ही पड़ता है। उनके भी अपने आचार विचार सही है, लेकिन हमें लगता है कि हम जीवन स्वभाव में इतना बहुत होता है। आप सबके साथ खड़े रहें, इतना बहुत है। आपकी दुआएं अगर हमारे साथ होंगी ना तो बहुत ऊंचाई है, जाने के लिए कम थोड़ी ना है। अपने छोटे भाई बहनों का प्यार मिले, उनकी बद्दुआएं नहीं, क्योंकि ये जीवन केवल एक बार मिला है। ठीक है, तो आप लोग दुआ देंगे उतना बहुत होता है, उसके लिए आप चिंतित ना रहें। प्यार बनाए रखें, यही सबसे बड़ा होता है। ठीक है, और बाकी तो पुरानी कहावत है कि पैसा हाथ का मैल है, और ये बिल्कुल सत्य बात है। हम इस चीज़ को मानते हैं कि जिस दिवस आप मन में अपने ठान लेते हैं ना, उस दिन में पैसा आपके हाथों में होता है। एक छोटी सी घटना, आपने गांव घर में देखा होगा, बुजुर्ग को घर में शांति से पड़े रहते हैं, लेकिन बाई चांस मान लेते हैं कि परिवार के सदस्यों ने अगर घर से बाहर निकाल दिया, तो आपने देखा है ना कि उन्होंने क्या किया है। अंतोगत्वा अपने जीवन यापन के लिए, अपने क्षुधा पूर्ति के लिए सड़क पर या कहीं किनारे पर कुछ ना कुछ करते हैं ना। तो ये अपने आप में एक बड़ी विडंबना होती है। छोटे छोटे बच्चों को देखिए, जब उनकी ज़रूरत होती है तो अपनी ज़रूरत के लिए वो करना पड़ता है, तो वो एक अलग मसला है। लेकिन जो एक ब्लेसिंग में पावर है, शायद वो कहीं किसी में नहीं है। तो हमें लगता है कि इसके साथ जुड़े रहने में बहुत फ़ायदा है। बाकी तो अपने आप में सारी चीज़ें होती हैं, लगी रहती हैं, जीवन का पर्याय है। अंतोगत्वा क्या होगा, मान लेते लाखों करोड़ों रुपए कमा लोगे आप, तो क्या करोगे? 200 की टी शर्ट की जगह पे वो गुक्की वाला टी शर्ट पहन लोगे। लेकिन आराम किस में मिलेगा? आराम तभी मिलेगा जब पसीने की ठंडक होगी, एसी की ठंडक से नहीं मिलेगी। मेहनत करिए। ठीक है, बेरोज़गारी भयंकर नहीं, अभी और होगी। ठीक है, अभी का है, अभी थोड़ा सा टेक्नोलॉजी वगैरह और फैलने दीजिए, तब लगेगा कि और बेहतर बेरोज़गारी होगी। जब हम लोग अपने घरों पे केवल बैठ कर के चिंतित होंगे, केवल सोचेंगे, कर कुछ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए तो कहा जाता है कि मेहनत करते रहिए, अपने आप को थोड़ा सा स्किल करिए। मतलब ऐसा नहीं है, देखो भाई लोग कर भी रहे हैं। इंडिविजुअल हम ये कहें कि
बिल्कुल समाप्त है, तो ये भी तो नहीं कह सकते हो ना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मतलब अपने आप में मेहनत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, लगातार लगे रहिए, क्योंकि एक मानक कहा जाता ना कि परिश्रम ही एक अंतिम विकल्प है, तो उस दशा में लगे रहिए। अब इस बात को लेकर के हमें नहीं बैठना है शुद्ध रूप में कि भाई बेरोजगारी है तो हमें नौकरी नहीं मिल रही है, हम काम करना छोड़ दें, नहीं, ये कोई बात नहीं होती है। धूप है ये बिल्कुल हम मानते हैं, लेकिन पत्थर तोड़ना हम नहीं छोड़ेंगे, ये भी हमारा एक आदर्श है। माझी मैन से हमने सीखा है। बरसात हो रही है, वो प्रकृति का धर्म है, प्रकृति का नियम है, लेकिन हम पत्थर तोड़ेंगे, ये हमारा नियम है, ये हमारी दृढ़ प्रतिज्ञा है। तो हम लगे रहेंगे, हम करते रहेंगे। अगर ऊपर वाले ने भेजा है तो उसने रास्ता ज़रूर बना के भेजा है, ऐसे तो नहीं जाने देगा। ठीक है, निठल्ले होके ना बैठे, हमारा ये मानना होता है। कुछ कर्म करते रहिए, कुछ करते रहिए। अभी कहें कि रील देख रहे हैं, मोटिवेशन देख रहे हैं, वो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, ये चल रहा है, उससे नहीं कुछ होगा। मेहनत करना पड़ेगा, ये सर्वथा तय है। चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, पसीना सबको बहाना पड़ेगा, तभी जाके परिणाम मिलेगा। ठीक है, तो लगे रहना पड़ेगा। चलिए, खैर बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, तो आज के संदर्भ को हम यहीं व्यवस्थित करते हैं, यहीं पे विराम देते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे अगले सेशन में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब खैर।